हाय एवरीवन, नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, खम्मा गणेशा। आ गए क्या भाई सब लोग। तो देखिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करते हुए अपन सीधे टॉपिक पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में जो पढ़ा था उसमें ऑक्सीजन हार्मोन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, और ऑक्सीजन में भी स्पेसिफिक आपको कुछ ट्रिक्स लिखवाई गई थी। यानी ऑक्सीजन के जितने भी आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, उसका जितना भी जो इंपैक्ट आता है प्लांट की बॉडी पे या प्लांट के डेवलपमेंट पर, उन सारे जितने भी इंपैक्ट थे, जितने भी इफेक्ट थे, उन सारों को मैंने एक साथ आपको ट्रिक से याद करवा दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको वो मिल जाएगा पार्ट 2 के नाम से। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2 जो है उसमें आपको ऑक्सीजन का वीडियो मिल जाएगा। अब बच जाती है उसके बाद की बात। अब उसके बाद का जो हम देखें तो उसमें 3-4 हार्मोन अपने पास में अभी भी बचे हुए हैं, जैसे जिब्रेलिन अभी बचा हुआ है, साइटोकाइनिन बचा हुआ है, इथिलीन बचा हुआ है, और लास्ट में एब्सिसिक एसिड। तो आज हम इन हार्मोन्स को पढ़ते हैं और इनको भी बहुत बहुत आसान तरीके से, जैसे आपको पता है कि हमेशा जब भी डीएस सर की क्लास होती है, जब भी डीएस सर किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो कोई ना कोई याद करने वाली चीजें हो, उन सभी चीजों को बहुत आसान भाषा में और बहुत ही अच्छी ट्रिक्स जो होती है उनके साथ हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो चीज आपको ज्यादा से ज्यादा आसान लगे। कहीं पर भी उसको हार्ड बनाने की कोशिश हम नहीं करने वाले। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज जिब्रेलिन से। तो जिब्रेलिन की जब बात की जाती है तो जिब्रेलिन में सबसे पहले हम डिस्कस करें इसकी डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, कि जिब्रेलिन जो है इसकी डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई थी। तो देखिए, इसकी डिस्कवरी के पीछे एक कहानी है। कहानी है कहाँ की? वो है कहानी जापान की। ठीक है, मतलब है जापान की एक कहानी है जी, इन जापान। अब जापान में क्या हुआ था? तो जापान में बेटा कुछ खेत जो थे, फील्ड जो थी, उनके अंदर राइस का क्रॉप जो है वो लगाया हुआ था, राइस के प्लांट लगे हुए थे, चावल की खेती की हुई थी। अब चावल की जो खेती की हुई थी उसमें यह देखा गया कि जो बाकी चावल हैं वो तो सारे ऑलमोस्ट सेम हाइट के हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ चावल जो हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा हो गई, कुछ चावल की हाइट ज्यादा हो चुकी है। तो यह देखा गया है कि यार वहां पर जितने भी चावल हैं, मान लीजिए सभी की हाइट जो है वो ये है, ठीक है, लेकिन कुछ चावल जो है उनकी हाइट इससे बहुत ज्यादा हाइट वहां पर प्रेजेंट हो गई। अब ये जो ज्यादा हाइट प्रेजेंट हुई, तो इसका जब पता लगाया गया तो वो पता किसने लगाया? तो वो पता लगाया एक साइंटिस्ट थे, कुरोसावा। क्या नाम था उनका? कुरोसावा। तो इन जापान, ठीक है, एक डिजीज थी, डिजीज इन राइस में डिजीज हो गई थी। कौन सी डिजीज हुई? तो उस डिजीज का नाम रखा गया था यहां पर क्या? तो उसको कहा गया था बाकाने डिजीज कह दो। जो ज्यादा हाइट वाले प्लांट हो गए थे राइस के, उसको कहा कि उसमें बाकाने डिजीज हो गई है, या इसी को कहा जाता है फुलिश सीडलिंग डिजीज, भी इसका नाम रख दिया गया। तो फुलिश सीडलिंग डिजीज या बाकाने डिजीज जो है उस राइस में बताई गई। ये किसने बताया? तो ये बताया था बेटा साइंटिस्ट का, अगर नाम मैं लिखूं तो यहां आ जाएगा आपके कुरोसावा। तो कुरोसावा साइंटिस्ट, ये लीजिए। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यार ये जो डिजीज हुई है ना, बाकाने जो डिजीज हुई है, ये फुलिश डिजीज जो हुई है, फुलिश सीडलिंग डिजीज हुई है, या कह दो राइस का प्लांट जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो गई है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो उसका कारण जो बताया इन्होंने वो ये बताया गया था। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि ये जो डिजीज हुई है ना वो एक फंजाई के इन्फेक्शन की वजह से हुई है। और किसकी वजह से? तो हम यहां लिखें कि ये जो बाकाने डिजीज या फुलिश डिजीज जो होती है वो किसके वजह से? तो ड्यू टू, अब फंजाई का नाम क्या? तो वो आ जाएगा जिब्रेला। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजीकोराई। जिब्रेला फ्यूजीकोराई जो फंजाई होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से इसमें डिजीज हो जाती है। यह बताया गया कि ये जो जिब्रेला फ्यूजीकोराई फंजाई है, इसका इन्फेक्शन हुआ इस राइस में, और उस इन्फेक्शन की वजह से इसकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आगे की बातें अपने को नहीं देखना, बस इतना ध्यान रखना है इसमें।
क्लियर हो गया आई थिंक। कहां हुआ, कौन सी डिजीज हुई, किस प्लांट में हुई और किसने बताया और किसकी वजह से हुआ, ये तीनों चारों चीजें क्लियर हुई। अब बात आती है कि सर डिस्कवरी के बाद में हम बात करें कि जो जिब्रेलिन होता है, इस जिब्रेलिन का प्रीकर्सर क्या होगा। अब प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, प्रीकर्सर का मतलब हुआ कि भाई इससे जो जिब्रेलिन बनता है वो किससे बनता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए मैंने कहा था ट्रिप्टोफैन होता है प्रीकर्सर, ट्रिप्टोफैन होगा तो ऑक्सीजन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ऐसे ही इसके लिए प्रीकर्सर का काम कौन करेगा, तो प्रीकर्सर कौन होता है जी जिब्रेलिन के लिए। तो जिन्होंने भी मेरे से रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ा है, जिन्होंने भी रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ा है, उन सबको मैंने ये बता रखा है कि एक ट्रिक लिखवाई थी रेस्पिरेशन में कि गब्बर तेरी कार में एसी है क्या, याद हो तो। और एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ, उसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि गब्बर तेरी कार में एसी है क्या। तो उसमें क्या आता है, गब्बर यानी जिब्रेलिन, तेरी यानी टर्पिन्स, कार यानी कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, में एसी यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी इसके लिए प्रीकर्सर कौन होगा, तो ये हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इसके लिए प्रीकर्सर की फॉर्म में काम करता है, ठीक है सर। और आगे बढ़ें तो और आगे बढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन को जी ए लिख रहा हूं, समझ जाओगे आप। तो मोर देन 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स आर आइडेंटिफाइड इन प्लांट एंड फंजाई। प्लांट और फंजाई जो है ना, इनमें 100 से ज्यादा टाइप के अभी तक जिब्रेलिन आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, 100 से ज्यादा टाइप के। और उन सबका नाम जो है वो क्या रखा जाता है बेटा, तो उन सबका नाम जैसे GA फर्स्ट, GA सेकंड, GA थर्ड। GA का मतलब जिब्रेलिन, तो GA फर्स्ट, GA सेकंड, GA थर्ड, GA फोर, GA फाइव, ऐसे, ठीक है। उनमें से सबसे ज्यादा स्टडी किस पे हुई, तो GA थर्ड जो है यह आ जाएगा मोस्ट स्टडीड, ठीक है, मोस्ट स्टडीड जिब्रेलिन, या कह दो सबसे ज्यादा जो स्टडी की गई है वो GA थर्ड पर की गई है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, कुछ इंट्रोडक्शन वाली चीजें थी इसमें कि डिस्कवरी किसने की, प्रीकर्सर क्या होता है। तो प्रीकर्सर मैंने बता दिया, 3 चीजों के लिए प्रीकर्सर जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में आता है। गब्बर तेरी कार में एसी है क्या, तो गब्बर मतलब जिब्रेलिन के लिए प्रीकर्सर एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा। तेरी मतलब टर्पिन्स और कैरोटेनॉइड्स, उनके लिए सबके लिए प्रीकर्सर एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। 100 से ज्यादा अभी तक आइडेंटिफाइड कर चुके हैं और GA3 है वो मोस्ट स्टडीड माना जाता है, ठीक है सर। ये जब बातें यहां पर हो जाती है उसके बाद में बात यहां पर आती है किसकी, कि सर इसके इंपैक्ट क्या आएंगे, इफेक्ट क्या होंगे। तो इसको बहुत आसानी से इसके इफेक्ट को याद करवाता हूं। देखो अभी की अभी आप याद कर लोगे, अभी की अभी सारे के सारे अभी याद हो जाएंगे। जिब्रेलिन जो है वो मैंने यहां लिखा, देखो जिब्रेलिन ये लिखा, तो बेटा जिब्रेलिन लिखा तो यहां पर जी आया ना सबसे पहले, बताओ। तो जी को यहां लिख दूं क्या मैं, ये जी, जिब्रेलिन का जी लिख सकता हूं क्या, बताओ। याद करने का तरीका देखना आप, जिब्रेलिन जो लिखा तो जिब्रेलिन में जी को मैंने जी लिख दिया यहां पर, और जी से बन गया जिराफ। सर क्यों, तो ये याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा अब। तो जी से जिराफ और जी से जिब्रेलिन याद हो जाएगा। अब जिराफ जो होता है बेटा वो होता है जी बहुत लंबा, पता आपको, सब जानते हो ये तो सब है ना, आपने इवोल्यूशन वगैरह में पढ़ा होगा। जिराफ तो बहुत लंबा होता है, और जिराफ लंबा होता है तो भाई साहब हम यहां पर बात करेंगे किसकी, कि जिराफ जो है वो लंबा होता है, मतलब उसकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा। जिराफ की लेंथ क्या होती है बेटा जी, ज्यादा होती है जी, लेंथ ज्यादा है। तो यहां पर इसी चीज को हम कनेक्ट करने वाले हैं प्लांट के साथ, कि जिब्रेलिन जो होता है ये क्या करेगा, जिब्रेलिन प्लांट की हाइट को इंक्रीज कर देता है। ये लीजिए सबसे पहला, तो प्लांट हाइट क्या हो जाएगी इससे, इंक्रीज। तो प्लांट की हाइट इंक्रीज, देखिए सारे के सारे करेक्टर आ जाएंगे अभी। प्लांट की हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सर बढ़िया, एक तो याद हो गया, जिराफ से याद हो जाएगा। जिराफ लंबा है मतलब लंबाई ज्यादा है, तो प्लांट की लंबाई भी ज्यादा होगी। अब प्लांट की लंबाई ज्यादा हुई कैसे, तो प्लांट में लंबाई कैसे ज्यादा होगी, तो अपने को पता है प्लांट में क्या होता है बेटा, ये स्टेम है,
तो स्टेम में क्या होगा, नोड और इंटरनोड होता है कि नहीं होता, बताओ। यस सर। तो बेटा ये तो है नोड, ये वाली जगह जो होती है इसको तो मैं नोड कहता हूं, ये वाली जगह इसको भी नोड कहता हूं। तो जिब्रेलिन क्या करता है, इन दोनों के बीच में ये जो है ना, इसको बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोला जाएगा इसको, इंटरनोड कहा जाता है। ये नोड है, ये नोड है, दोनों के बीच में जगह है वो इंटरनोड है। जिब्रेलिन क्या करता है, इस इंटरनोड की लेंथ बढ़ा देगा, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा देता है। और इंटरनोड की लेंथ जब बढ़ जाती है तो स्टेम की लंबाई बढ़ जाती है, स्टेम की लंबाई बढ़ जाती है, इसका मतलब सीधा सीधा प्लांट की हाइट बढ़ गई। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो हम यहां लिख दें कि प्लांट की हाइट क्यों बढ़ी, तो हम कह देंगे यहां पर इंटरनोड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। समझ गए क्या बेटा, हाँ जी, इंटरनोड की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, और इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, उससे प्लांट की हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, अब बेटा इससे हमारे को फायदा क्या होगा। ठीक है सर, ये बढ़ गया, बहुत बढ़िया है, लेकिन सर इससे फायदा क्या है, तो इससे फायदा ये है कि अगर ऐसा करेक्टर शुगर केन में आ जाए मान लो, तो भाई साहब मजे हो जाए कि नहीं हो जाए भाई। क्यों सर, कि शुगर केन में इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी, तो इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि शुगर केन का स्टेम बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, और जब स्टेम लंबा हो जाएगा तो शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हाँ या ना, बोलो। शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यस सर बढ़ेगा। इसका मतलब है जब इंटरनोड की लेंथ यहां बढ़ जाती है तो उससे फायदा क्या हुआ, उससे पहला फायदा होगा शुगर केन प्रोडक्शन इंक्रीज। देखिए कनेक्ट चल रहा है, शुगर केन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। क्या कहा हमने, जी से जिब्रेलिन, जी से जिराफ। जिराफ होता है लंबा, लंबा है इसका मतलब प्लांट भी लंबा हो गया। ठीक है सर, प्लांट लंबा क्यों हुआ, क्योंकि इंटरनेट की लेंथ, जो इंटरनोड है उसकी लेंथ बढ़ गई। अब इंटरनोड बढ़ जाएगा तो शुगर केन में अगर इंटरनोड बढ़ेगा तो स्टेम बढ़ जाएगा, और स्टेम बढ़ेगा इसका मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ गया, एक फायदा। दूसरा देखिए यहां पर डायग्राम बना रहा हूं मैं, दूसरा ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा अभी। ये हम अगर यहां डायग्राम बनाए एप्पल का, ठीक है, समझ जाना एप्पल है ये, तो बेटा एप्पल में ये जो खाने वाला पोर्शन होता है, ये आपको सबको ध्यान होगा जी, थैलेमस होता है। कॉन्सेप्ट लगाओ, ये खाने वाला पोर्शन जो है, एडिबल पार्ट जो है एप्पल का, वो थैलेमस होता है। और थैलेमस जब मैंने फ्लावर पढ़ाया था तब बताया था कि थैलेमस इज द मॉडिफाइड, क्या होता है बोलो, मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम जैसे करैक्टर होते हैं इसमें, थैलेमस में स्टेम के जैसे करैक्टर होते हैं। स्टेम के जैसा करैक्टर मतलब है नोड और इंटरनोड का प्रेजेंट होना। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, बोलो 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 फटाफट। इसी थैलेमस में नोड और इंटरनोड होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर होंगे। अब जिब्रेलिन का अगर इस पे स्प्रे कर दें तो क्या होगा, बोलो कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर जिब्रेलिन का मैं स्प्रे कर दूं तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, बोलो चकाचक, जल्दी से, एकदम से फटाफट क्लियर होना चाहिए। ये नोड इंटरनोड है तो इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाएगी, क्या ये वाली, हाँ सर ये वाली लेंथ बढ़ जाएगी। और भाई जब ये लेंथ बढ़ जाएगी तो एप्पल का फ्रूट साइज भी तो बड़ा हो जाएगा ना, हाँ या ना रे बाबा, बोलो रे जल्दी रे, होगा या नहीं होगा, बोलो फटाफट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्यों हुआ, लेंथ क्यों बढ़ेगी, क्लियर है। इसका मतलब है इंटरनोड की लेंथ बढ़ने से दूसरा बेनिफिट क्या है, एप्पल फ्रूट साइज जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। हाँ सर ये बात भी ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है इसमें, तो और कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए, अब एप्पल वाला क्लियर हो गया, शुगर केन का क्लियर हो गया। अब आता है आपके अंगूरों की बात। अंगूर जो होता है बेटा, ये उसका स्टॉक है। स्टॉक मतलब जो बीच में मोटा सा जो डंडा सा लगा होता है ना, जिसके ऊपर अंगूर लगे हुए होते हैं, ये स्टॉक है। इसी स्टॉक के ऊपर क्या होंगे बेटा, ये ऐसे ग्रेप्स लगे हुए होते हैं ये, ठीक है। अब अगर इस स्टॉक की लेंथ कम हो जाए तो अंगूर या ग्रेप्स जो है वो पास पास में आ जाते हैं, ठीक है। और जब ग्रेप्स पास पास में आ जाएंगे तो उनका साइज छोटा हो जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें, इस पे जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे तो इसकी इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी, इंटरनोड की लेंथ बढ़ती है, स्टॉक भी बढ़ जाएगा, बीच वाला जो डंडा था ना इसमें वो बढ़ गया। और जब ये स्टॉक बढ़ जाएगा तो ग्रेप्स को ग्रोथ करने के लिए जगह मिल जाएगी। यानी यहां पर तीसरा बेनिफिट क्या होगा, इंक्रीज
इंक्रीज ग्रेप्स स्टॉक साइज, ग्रेप्स स्टॉक की जो साइज है उसको भी इंक्रीज कर देता है। बोलो जी, ये तीनों चारों कैरेक्टर आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हुए या नहीं हुए? जी से जिराफ, जी से जिब्रेलिन। जिराफ होता है लंबा, यानी लेंथ ज्यादा होती है, तो प्लांट की लेंथ भी ज्यादा होगी इससे, जिब्रेलिन से। दूसरा, इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ इंटरनेट की जो इंटरनोड है उसकी बढ़ी, इंटरनोड बढ़ने से शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एप्पल का फ्रूट साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज ग्रेप्स स्टॉक, जो ग्रेप्स का स्टॉक होता है उसकी साइज भी बढ़ जाती है। ठीक है सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई यहां तक। अब सर और क्या कैरेक्टर है इसके? और भी तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और क्या कैरेक्टर है देखो, तो और कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप कहोगे सर जिराफ तो बहुत लंबा है जी। ठीक है, तो जिराफ तो है लंबा। देखो जैसे मान लो यहां पर ये गर्दन है जी जिराफ की, ठीक है, अब मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ये मान लेना आप ये जिराफ है, ठीक है, तो जिराफ की ये गर्दन है यहां पर, ठीक है। आप यहां पर खड़े हो डीओ लगा के, ये आप खड़े हो और आपने डीओ वीओ लगा रखा है। मैं याद करने के हिसाब से बता रहा हूं आपको कैसे याद करना, कनेक्ट करना चीजों को। तो ये जिराफ यहां खड़ा हुआ है, आप यहां खड़े हैं, आपने डीओ लगा रखा है, ठीक है। तो जिराफ की हाइट इतनी ज्यादा है कि इसका जो यहां पर माउथ वाला या जो सेंसरी ऑर्गन है वो यहां है, और आपने डीओ लगा रखा है इस जगह पे। तो क्या इतना दूर इसका मुंह है कि क्या इसको यहां से सेंस होगा? क्या इसको यहां से सेंस होना चाहिए? क्या सुगंध आनी चाहिए? क्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? लेंथ बहुत, लंबाई बहुत ज्यादा है, तो इसका मुंह तो बहुत ऊंचा हो गया, और मुंह ऊंचा हो गया, माउथ इसका ऊंचा हो गया, सेंसरी ऑर्गन्स ऊंचे हो गए बहुत ज्यादा, इसलिए अपने को जो डीओ लगाया वो उसको सुगंध नहीं आएगी, सेंस ही नहीं करेगा, ये सेंस नहीं करेगा। यानी क्या हो जाएगा? ये सेनेसेंस को क्या करता है? सेनेसेंस को कम करता है। ये लीजिए, सेनेसेंस जो होगा इसको डिले कर देगा। ये लीजिए, एक कैरेक्टर ये हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं मैं चीजों को, ठीक है। बाकी आपको डायरेक्ट याद करना, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बाकी मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें कनेक्ट हो जाएं कैसे भी करके। जब आप एग्जाम में वो चीजें देखें तो आपको वो कहानियां याद आए उस टाइम की, कि हाँ मैंने ये कहानी पढ़ी थी, सर ने वो जिराफ वाली चीजें बताई थी, उससे ये कनेक्ट होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, 100% क्लियर रहोगे फिर, ठीक है। तो सेनेसेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, इसमें डिले हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आएगा क्या? तो नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जांपल और बच गए क्या, तो वो हम लिखेंगे। देखो वो लिखते हैं यहां पर कि माल को में सीओ लिखना है। माल को बोतल से निकालो। बोतल में माल रखा हुआ था जी, उसको बोतल से निकालना है। ये बाकी बच गए, बाकी जितने बच गए वो सारे के सारे ये आ गए। कुछ कैरेक्टर ये आ गए, बाकी बचे उनको क्या लिखा हमने? माल को बोतल से निकालो, ठीक है। अब इसमें माल का मतलब क्या होता है? तो माल मतलब होगा बेटा यहां पर मॉल्टिंग इफेक्ट, ठीक है। तो मतलब ये मॉल्टिंग इंक्रीज, मॉल्ट को इंक्रीज कर देंगे। कहते हैं ना माल्ट इंक्रीज हो जाता है, माल्ट इंक्रीज हो जाता है, माल्ट का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और माल्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो अल्कोहल वगैरह बनाने की जो चीजें होती है उनको प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो माल्ट इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिब्रेलिन। याद हो जाएगा सीधा सीधा, ये ट्रिक याद करोगे तो माल को बोतल से निकालो, माल मतलब माल्टिंग इफेक्ट हो गया। को मतलब क्या होता है? कोनिफर्स, ठीक है। तो यहां पर जिब्रेलिन का जब स्प्रे करते हैं बेटा, जिब्रेलिन के स्प्रे से क्या होता है कि जो कोनिफर है ना वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। कोनिफर जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाएगा। अगर उसको मैच्योर होने में 4 महीने लग रहे हैं और आपने जिब्रेलिन डाल दिया तो वो 4 महीने की बजाय 3 महीने में मैच्योर हो जाएगा। तो अर्ली मैच्योरिटी ऑफ कोनिफर्स, ये लीजिए, कोनिफर्स की जो अर्ली मैच्योरिटी है उसके लिए जिम्मेदार है। बोतल मतलब, बोतल का मतलब होगा यहां पर ब्लॉटिंग इफेक्ट। बोतल मतलब क्या जाएगा? बोतल का मतलब होता है यहां पर ब्लॉटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब सर ये ब्लॉटिंग इफेक्ट क्या होता है ये भी बताऊंगा, अभी पहले नाम समझ लो। तो इसको कहा हमने ब्लॉटिंग इफेक्ट।
अब ब्लोटिंग इफेक्ट होता क्या? वैसे तो आपसे सीधा सीधा पूछने वाला यही है, ब्लोटिंग इफेक्ट कौन करता है? जिब्रेलिन करता है, आपसे तो यही पूछेगा। लेकिन समझ लीजिए ब्लोटिंग क्या होता है। जैसे गोभी की बात करें, अपन गोभी की बात करते हैं तो उसमें क्या, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो ये जो प्लांट होता है बेटा, इसमें इंटरनोड की लेंथ है ना वो बहुत कम होती है। इसे इंटरनोड की लेंथ कम है, इंटरनोड की लेंथ कम होती है, उससे क्या होता है कि इसकी जो लीफ है ना वो बहुत पास पास आ जाती है। बात समझ रहे हैं आप? क्या हुआ, इंटरनोड की लेंथ कम है, इंटरनोड की लेंथ कम होगी तो लीफ पास पास में आ जाएगी। तो इस प्लांट को हम कहते हैं यहां पर रोजेट। कौन सा प्लांट कहते हैं? रोजेट प्लांट कहा जाता है इसको। तो अगर मैं इस पे जिब्रेलिन का स्प्रे कर दूं, अगर मैं जिब्रेलिन का स्प्रे करूंगा तो क्या होगा, इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाएगी, और इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाएगी ना, उसी को कहते हैं ब्लॉटिंग इफेक्ट। यानी ये जो प्लांट है ना, इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उसको कहते हैं ब्लॉटिंग इफेक्ट। तो ये रहता है जी यहां पर ब्लॉटिंग इफेक्ट। और लास्ट एंड फाइनल, से निकालो, से का मतलब एस ई, एस ई का मतलब यहां पर क्या होगा, एस ई का मतलब होता है सीड, ठीक है, तो ये लो जी सीड, और निकालो मतलब है सीड को निकालो, यानी सीड से नया प्लांट बनाना है। तो सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जिब्रेलिन को, सीड जर्मिनेशन। तो ये बच्चों सारे के सारे जिब्रेलिन के कैरेक्टर हैं वो खत्म हो गए हैं जी। देखो एक बार फटाफट सारे, सबके सब लोग जल्दी से एक बार देखो इसको, फिर आगे बढ़े। जितने कैरेक्टर हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो। आई होप कि अब गलत नहीं करोगे। ऑक्सीजन के सारे याद हो चुके हैं, जिब्रेलिन के सारे याद हो चुके हैं, जिब्रेलिन के जितने भी हैं वो सब के सब यही याद हो गए। ऑक्सीजन वाले भी वो ट्रिक लिखवाई थी, ओबामा और अन्ना वाली, कि टॉप पर जाकर के उन्होंने अगले सीजन में शादी का प्लानिंग किया वो, तो वो सारे एग्जाम्पल आपको कहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे अब, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बढ़िए नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी तीसरा नंबर का जो हमारा हार्मोन है वो आ जाएगा बेटा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की बात करेंगे। और वैसे देखिए साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूं तो इसको शॉर्ट में हम सी के लिखेंगे आगे, ये भी ध्यान रखना। तो साइटोकाइनिन की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो वर्ड देखो, तो साइटो का मतलब तो क्या होता है, साइटो मतलब तो सेल होता है, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, यानी ये साइटोकाइनिन जो है ये क्या करने वाला, तो हम कहते हैं सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है बेटा जी, सेल डिवीजन स्टिमुलेटेड, ठीक है, सेल डिवीजन को स्टिमुलेटेड करने का काम करता है, ये इंक्रीज करने का काम करता है। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन भी करता है सेल डिवीजन को स्टिमुलेट, बिल्कुल करता है, ऑक्सीजन भी करेगा, साइटोकाइनिन भी करेगा, लेकिन अगर दोनों में से कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल साइटोकाइनिन को माना जाता है। ऑक्सीजन भी सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, बात ठीक है, साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, ये बात भी सही है, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए और ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात पूछी जाए, प्रायोरिटी की बात पूछी जाए, तो हम साइटोकाइनिन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही साइटोकाइनिन यानी सेल डिवीजन करने वाला, ठीक है, यह बात हुई। अब बात आती है कि सर ये जो साइटोकाइनिन है ये बनता कहां पर है, अक्रेंस, ठीक है, तो ये लीजिए अक्रेंस कहां पर होगा प्लांट में, तो भाई जहां पर भी डिवीजन होता है वहीं होगा, ठीक है। तो जहां डिवीजन, और डिवीजन कहां होता है, जहां मेरिस्टेमेटिक होता है, मेरिस्टेमेटिक यानी सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहां लिख दें इन एक्टिव डिवीजन, इन एक्टिव डिवीजन सेल, डिवीजन एरिया, इन एक्टिव डिवीजन एरिया जो है वहां मिलेगा, या कह दो सूट एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्ट में लिख दो SAM, सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जहां पर भी डिवीजन हो रहा है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है वहां पर साइटोकाइनिन ज्यादा बनता है, बाकी वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता रहेगा फिर, ठीक है सर। फिर आता है सर इसका प्रीकर्सर, प्रीकर्सर
कौन होता है जी साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर कौन है, ये किससे बनता है साइटोकाइनिन? तो साइटोकाइनिन जो है ये किससे बनेगा बेटा? तो साइटोकाइनिन के लिए लिखा जाता है कि ये प्यूरिन से बनता है, मतलब इसके लिए प्रिकर्सर कौन होगा? प्यूरिन्स, ठीक है, प्यूरिन। और कई बार टीआरएनए भी लिख दिया जाता है, ध्यान रखना। वैसे नॉर्मली हम प्यूरिन बताते हैं, लेकिन कई बार इसकी जगह टीआरएनए भी लिख दिया जाता है, तो आप टीआरएनए भी ठीक मानना, ठीक है। फिर आती है डिस्कवरी की बात कि सर ये डिस्कवर हुआ कैसे, ठीक है। डिस्कवरी देखते हैं इसकी। डिस्कवरी में क्या हुआ था, देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बच्चों, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे स्कुग साइंटिस्ट थे जी। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना, ये प्लांट टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे स्कुग, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर जो हमने पढ़ा था ना पीछे, उस पे ये काम कर रहे थे। अब स्कुग जब काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि यार टोबैको का जो प्लांट है उनके पास, उसमें कैलस जो होता है, टोबैको का जो कैलस है, अब टोबैको का कैलस मतलब है कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है उसकी ग्रोथ जो है, जब मैं ऑक्सीजन डालता हूं तो उसकी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कुछ और चीजें अगर मैंने डाल दी तो ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई उसकी। यानी यहां लिखे अपन कि टोबैको कैलस ग्रोथ, टोबैको कैलस ग्रोथ increased when we provide oxygen along with some other materials, कि ऑक्सीजन के साथ कुछ और मटेरियल भी अगर हमने उसको प्रोवाइड कर दिया तो वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लग जाएगा। जैसे अदर मटेरियल में क्या आएगा, तो जैसे इसने कहा कोकोनट वाटर, तो कोकोनट वाटर जो है वो आ सकता है इसमें, ठीक है। और तो इसमें ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है, तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट डीएनए, ये सारी चीजें। तो इसने क्या कहा, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत जो है सिंपल भाषा में समझिए। स्कुग जो साइंटिस्ट हैं वो प्लांट टिश्यू कल्चर पर काम कर रहे थे टोबैको के साथ। तो उन्होंने देखा, पहले क्या किया उन्होंने, पहले टोबैको का कैलस लिया और उस कैलस को सिर्फ ऑक्सीजन उसने प्रोवाइड किया। ऑक्सीजन जब प्रोवाइड किया ना बेटा, तो उसकी ग्रोथ तो हुई उसकी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने पर ग्रोथ हो गई कैलस की, ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने फिर से कैलस लिया और कैलस लेके उसमें ऑक्सीजन तो मिलाया, ऑक्सीजन के साथ कुछ और चीजें मिला दी, जैसे कोकोनट वाटर है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट डीएनए, ये भी मिला दिया। और जब ये मिलाया ना, तो उसने देखा ग्रोथ जो है ना वो पहले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा हो गई। जिसमें ओनली ऑक्सीजन में जो ग्रोथ हो रही थी उससे ज्यादा ग्रोथ इसमें हो गई। तो अब इसको समझ में आया कि यार ये जो है ना कोकोनट वाटर है या ईस्ट एक्सट्रैक्ट डीएनए वगैरह जो है, ये इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल है या कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो ग्रोथ को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ साथ वो भी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है, इसलिए ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई। ये किसको पता चला, स्कुग को पता चला, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़े सालों के बाद क्या हुआ, थोड़े सालों के बाद स्कुग तो थे ही और स्कुग के साथ में मिलर और आ गया जी, ठीक है। तो स्कुग एंड मिलर ये दो साइंटिस्ट आ गए। अब इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने पहली बार एक ऐसे सब्सटेंस को क्रिस्टलाइज किया, आइसोलेट किया या क्रिस्टलाइज किया जो सेल डिवीजन को बढ़ाता है, और उसका नाम रख दिया काइनेटिन, ठीक है। तो यहां पर लिखें आइसोलेटेड एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ a substance which increase या stimulate which increase cytokinesis और इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, इनका नाम रख दिया काइनेटिन। ये लीजिए,
उसको काइनेटिन नाम दे दिया जी ये, ठीक है। और किससे किया था बेटा ये, तो इन्होंने जो ये किया था वो हेरिंग स्पर्म डीएनए से, ठीक है। तो इन हेरिंग स्पर्म डीएनए में इससे आइसोलेट किया था इन्होंने। हेरिंग स्पर्म डीएनए जो था, हेरिंग स्पर्म डीएनए जो है, उस हेरिंग स्पर्म डीएनए से इन्होंने एक केमिकल ऐसा आइसोलेट किया या उसके क्रिस्टल बनाए जो साइटोकाइनेसिस को स्टिमुलेट करता था, सेल डिवीजन को बढ़ाता था, और उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, काइनेटिन रख दिया, ठीक है। काइनेटिन नाम रख दिया इन्होंने। अब इसके बाद में आता है कि पहला नेचुरल साइटोकाइनिन जो है वो कहां से आइसोलेट हुआ, ठीक है। तो यहां लिखते हैं फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन आइसोलेटेड फ्रॉम मेज। ये नेचुरल नहीं था, ठीक है, मतलब प्लांट से कहां से किया, तो पहले बार नेचुरल साइटोकाइनिन जो है प्लांट्स का, वो कहां से आइसोलेट किया, मेज से। और इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, इसका नाम रख दिया जियाटिन, क्योंकि जियाटिन तो याद हो जाएगा ना, जिया मेज का नाम ही होता है जिया मेज, तो उसका नाम भी क्या रख दिया, जियाटिन। और इन्होंने क्या नाम रखा था उसका पहले, काइनेटिन। तो ये एक दो इसमें पॉइंट है थोड़े से डिस्कवरी में जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको ये कहानी यहां पर बता दी कि क्या क्या हुआ। पहले स्कुग, अकेला जो स्कुग था उन्होंने ऐसा किया प्लांट टिश्यू कल्चर वाला, तो उनको पता चला कि कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसकी वजह से ऐसा होता है। फिर स्कुग ने मिलर के साथ मिलकर के क्या किया, हेरिंग स्पर्म डीएनए है उससे कोई काइनेटिन केमिकल को रिलीज किया, आइसोलेट किया, उसके क्रिस्टल बनाए और कहा कि ये साइटोकाइनेसिस को इंक्रीज करता है। और मेज से जो आइसोलेट किया था उसको जियाटिन कहा जाता है। ये आपके साइटोकाइनेसिस की हिस्ट्री का और इसके इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है इसका यहां पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। हो जाओ तैयार, साइटोकाइनिन के इफेक्ट पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए जी। तैयार हो सब लोग, बताओ जल्दी से। तैयार हो गए सब? अगर सभी लोग तैयार हैं तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं जी, इसके एग्जाम्पल एक लाइन में खत्म कर देंगे। क्या क्या एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल आएंगे RST सीक्वेंस में ध्यान रख लेना। R ABCD पढ़ो तो उसमें क्या आएगा, RST, यहां तक ठीक है। और फिर 3 बार लिख देना C और C, ये लो 3 बार C लिख देंगे, पहले लिख देंगे RST। R का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर R जो वर्ड है ये किसके लिए आएगा, देखना अब R वर्ड आता है रिचमॉन्ड इफेक्ट के लिए। साइटोकाइनेसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिचमॉन्ड इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सर ये रिचमॉन्ड इफेक्ट होता क्या है, रिचमॉन्ड इफेक्ट क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए, वो थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। रिचमॉन्ड इफेक्ट बता देता हूं आपको कैसे क्या काम करता है रिचमॉन्ड इफेक्ट। एक्चुअली में क्या होता है, देखो जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में बेटा ये है लीफ, और ये जो लीफ है इसको मैं कह रहा हूं ये है ओल्ड पार्ट, ये क्या है, ओल्ड पार्ट है जी, ठीक। और इधर जो एक लीफ है ये वाली यहां मान लेते हैं, इधर भी एक लीफ है, और ये है जी यहां पर न्यू पार्ट। अब होता क्या है कि ओल्ड पार्ट है ये थोड़े टाइम के बाद में गिरने वाला है, क्योंकि पुराना हो गया तो गिरेगा ही गिरेगा ये। अब ये गिरेगा तो मतलब ये सेनेसेंस होगा, एब्सिशन होगा, बुढ़ापा आएगा, फिर गिरेगा, एब्सिशन हो जाएगा। यस सर। तो ये क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करेगा, देखना मजेदार चीज देखना। अब साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन इस प्लांट में जो मिनरल्स होते हैं, ये क्या है, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये है इस प्लांट में मिनरल्स, ये मिनरल्स प्रेजेंट है बेटा। तो ये क्या करता है, साइटोकाइनिन इन मिनरल्स को इस पुराने वाले भाग में भेज देगा। ये लीजिए, इन मिनरल्स को कहां भेज देगा, इस पुराने वाले भाग में, जो पुराने वाला पार्ट है उसमें मिनरल्स भेज दिए। और मिनरल्स जब पुराने वाले पार्ट में जाते हैं, इसको, इस इवेंट को क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं मिनरलाइजेशन या मिनरल मोबिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, मिनरल मोबिलाइजेशन हो गया। मिनरल पुराने वाले पार्ट में चले गए, और जब पुराने वाले पार्ट में मिनरल चले गए तो अब पुराने वाला पार्ट जो टूटने वाला था
वो थोड़े टाइम के बाद में टूटेगा। मान लो कि ये पुराने वाली जो लीफ है ये कल टूटने वाली थी, तो मिनरल्स चले गए, तो इसकी वजह से ये कल की बजाय क्या होगा, अब एक दिन बाद में टूटेगी। तो मतलब सेनेसेंस को डिले किया या नहीं किया इसने? यस सर, बुढ़ापे को थोड़ा सा बढ़ा दिया ना, या इसके टूटने की जो प्रोसेस है उसको कम कर दिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो टूटने नहीं देगा इसको, ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि, लेकिन थोड़े टाइम के लिए रोक दिया, उसको डिले कर दिया प्रोसेस को। इसको कहते हैं रिचमोंड इफेक्ट। आई बात समझ में? रिचमोंड का मतलब क्या है? साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे है कि मिनरल का मोबिलाइजेशन हो जाता है पुराने वाले पार्ट में। तो पुराने वाला पार्ट जो टूटने वाला था वो थोड़े टाइम रुक जाता है, उसके बाद में टूटता है, उसको रिचमोंड इफेक्ट कहते हैं। और इसी की वजह से सेनेसेंस क्या हो जाता है बच्चों? तो ये लीजिए, सेनेसेंस क्या हो जाएगा यहां पर? तो ये एस फॉर सेनेसेंस डिले हो गया। बोलो जी, दोनों करेक्टर याद हो जाएंगे। आर फॉर रिचमोंड इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लेगा रिचमोंड इफेक्ट किसका होता है? साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनिन का। एस फॉर सेनेसेंस को डिले करेगा। टी फॉर, तो टी फॉर यहां पर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। तो ये क्या करता है? टिश्यू कल्चर में भी यूज होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर जब पढ़ाया था तो याद होगा, टिश्यू कल्चर पूरा डिटेल में पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि साइटोकाइनिन जो होता है ये सूट फॉर्मेशन करता है बेटा जी, सूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। एकदम से क्लियर हो गई तीनों? ये तीनों क्लियर है तो फिर आगे बढ़ जाएं। हाँ सर, अब नेक्स्ट है सी। तो ये जो सी है यहां पर, यह आ जाएगा सेल डिवीजन के लिए। तो सेल डिवीजन को क्या करेगा बेटा? इंक्रीज। बहुत बढ़िया, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है सर, याद हो जाएगा। नेक्स्ट सी है, ये क्या करेगा? तो इस सी का मतलब हो जाता है क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन। क्लोरोप्लास्ट के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है बेटा। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो बनता है ना, उसको इंक्रीज करता है, क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगा। और लास्ट वाला जो सी है ये बहुत काम का है जी, लास्ट वाला सी बहुत काम का है। क्यों सर? क्योंकि इसका मतलब होता है यहां पर काउंटर एक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस। सुनना ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, समझाऊंगा अभी पूरा का पूरा। क्या लिखा मैंने? काउंटर एक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस लिखा, यानी एपिकल डोमिनेंस को काउंटर एक्ट करेगा, यानी उसको रोक देगा। अब ये एपिकल डोमिनेंस क्या है? ये मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सिन के अंदर। ऑक्सिन क्या करता था? ऑक्सिन प्लांट की हाइट को बढ़ा देता था। प्लांट की हाइट को बढ़ाता था कैसे? लेटरल बड की ग्रोथ को कम करके। याद आया? तो बताया था मैंने, जब ऑक्सिन ज्यादा हो जाता है तो हाइट बढ़ जाती है, ब्रांच कम बनती है। याद है? ये क्या करेगा? ये हाइट को तो कम बढ़ाएगा, हाइट तो कम बढ़ेगी और ब्रांच ज्यादा बढ़ेगी। मतलब ऑक्सिन का और इसका दोनों का ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फंक्शन हो गया, जस्ट अपोजिट। इसीलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या इसके लिए एक वर्ड, क्या कि ये जो है ये एंटागोनिस्टिक हो गया, एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन। ये लीजिए, ऑक्सिन के एंटागोनिस्टिक है, यानी ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है, प्लांट की हाइट को बढ़ाता है, ब्रांच को कम करता है। और साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को कम करता है, यानी हाइट को तो कम करेगा प्लांट की को, और दूसरा वो ब्रांच को ज्यादा बढ़ाएगा। ये एंटागोनिस्टिक हो गया ऑक्सिन के लिए। और साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी ये लो जी, एक में खत्म। पता नहीं जबरदस्ती का हुआ बना के रख रखे होते हैं। प्लांट हार्मोन याद नहीं होते गुरुजी, हार्मोन याद नहीं होते गुरुजी, पता नहीं कितने दिनों से पीछे पड़े थे गुरुजी, याद ही नहीं हो रहे हैं हार्मोन। ये लो जी, बताओ कहां दिक्कत आई? एक स्लाइड में ऑक्सिन वाले याद हो गए सारे के सारे। कौन सी ट्रिक थी बताओ, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। अगर ये तीन भी याद हो गए ना तो भी क्वेश्चन सही होने के चांस 80% हो गए, क्योंकि इनमें से कोई सा ना कोई सा ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये तो सेलेक्ट कर सकते हो ना कि वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, आगे भी याद करेंगे अभी, लेकिन तीन भी याद हो गए तो 70 से 80% आपके क्वेश्चन सही होने के तैयार जो है ना वो रेडी हो आप। हाँ जी, क्या है ऑक्सिन वाली? क्या बताई थी? ओबामा और अन्ना टॉप पर जाकर क्या करते थे?
अगले सीजन में वीडिंग का रूट मैप जो होता है या प्लान जो है वो बताया। यही थे ना सारे एग्जाम्पल। फिर जिराफ वाला से याद आ जाएगा जिब्रेलिन का, और इसमें आ जाएगा RST-CCC। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों क्लियर हो गए। बोलो फटाफट। चले नेक्स्ट। अब जैसे ये तीनों क्लियर होते हैं, इसके बाद में जो है वो आता है जी आपका इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट। तो चलिए अब इथिलीन, और इथिलीन जो है वो पहला हार्मोन है जो कैसा होता है, गैस हार्मोन होता है जी, गैसियस हार्मोन। एक ही हार्मोन ऐसा है जो गैसियस फॉर्म में होता है, बाकी सारे के सारे केमिकल फॉर्म में एसिडिक होते हैं सारे, लेकिन ये जो है वो कैसा गैसियस हार्मोन है, एक ही है। और इथिलीन की मैंने कहानी भी बताई थी आपको कि बेटा ये जो इथिलीन है ना वो एक ऐसा हार्मोन है, देखना अभी सुनना ध्यान से। इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, कि जिसमें आपको लगभग सारे के सारे हार्मोन्स वाले कैरेक्टर मिल जाएंगे। अभी कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको कि कहां गलती करोगे आप, कहां गलती करोगे ना वो कंपैरिजन भी करूंगा मैं अभी भी साथ में, कि ऑक्सीजन में आएगा तो ये बताना है, यहां आएगा तो ये बताना है। और इसमें ग्रोथ प्रमोटिंग वाले कैरेक्टर भी होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटरी वाले भी होते हैं, लेकिन ज्यादा कैरेक्टर इनहिबिटरी वाले होते हैं, इसलिए हमने इसकी कैटेगरी इनहिबिटरी में रखा है इसको। ठीक है, आ जाओ। इथिलीन की बात करें तो पहले डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। चलो, डिस्कवरी कैसे हुई जी, तो इसकी डिस्कवरी की भी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, तो किसने डिस्कवर किया था बेटा, बाय कजिन्स। ठीक है, तो कजिन जो साइंटिस्ट है उसने इसको डिस्कवर किया, और उन्होंने क्या देखा, देखो कजिन जो है उन्होंने ये देखा कि जो रिपेंड ऑरेंज थे, रिपेंड ऑरेंज यानी पके हुए संतरे, ठीक है, ऑरेंज जो थे वो पके हुए थे। अब हुआ क्या, वो पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ये रिपेंड ऑरेंज है जी, ठीक है, यानी पके हुए संतरे रखे हुए। अब कजन क्या कहते हैं, तो कजन ने ये कहा कि ये जो रिपेंड ऑरेंज है ना, इससे एक वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो बाहर निकला है। इससे क्या निकला है कि वोलेटाइल सब्सटेंस जो है इससे वो बाहर निकला। और ये वोलेटाइल सब्सटेंस जो है ये किसके कांटेक्ट में आया बेटा, ये आया अनरिपेंड बनाना के। किसके कांटेक्ट में आ गया, अनरिपेंड बनाना, यानी कच्चे केले रखे हुए थे वहां पर, उनके कांटेक्ट में आ गया। तो वोलेटाइल सब्सटेंस निकला किससे, ऑरेंज से, जो पके हुए थे, पके हुए संतरे थे उनसे निकला। फिर ये वोलेटाइल सब्सटेंस किसके कांटेक्ट में आया, अनरिपेंड बनाना यानी कच्चे केले जो थे उनके। और इसके कांटेक्ट में आने की वजह से ये बनाना जो है ये भी थोड़ी देर के बाद में मैच्योर हो गए, रिपेंड हो गए, यानी ये थोड़ी देर के बाद में रिपेंड हो गए जी। ये लीजिए, तो बनाना जो है वो भी पक गए थोड़ी देर बाद में। ये इसकी डिस्कवरी की कहानी थी। ऐसे पता चला कि यार ये वोलेटाइल सब्सटेंस है, फिर उसका पता लगाया गया। जब पता लगाया गया तो पता चला कि ये एक गैस है, इथिलीन गैस है, उसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। यानी इथिलीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन बन रहा है वो है फ्रूट को रिपेंड करना या फ्रूट का मैच्योरेशन करना। यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका माना जाता है। ठीक है सर। फिर आता है कि सर इसका प्रीकर्सर क्या होता है, प्रीकर्सर क्या होगा जी भाई, इसका किससे बनेगा ये। तो जैसे बाकी का हमने बात किया, तो इसका प्रीकर्सर क्या होता है, ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये होता है यहां पर मेथियोनिन। मेथियोनिन जो है इसका प्रीकर्सर होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, दो हार्मोन ऐसे हैं जिनके लिए प्रीकर्सर अमीनो एसिड होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कॉम्बिनेशन में, इनमें से कौन कौन से हार्मोन है जिनके लिए प्रीकर्सर अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उनमें एक तो आ जाएगा आपका इथिलीन जिसके लिए मेथियोनिन है, एक आ जाएगा ऑक्सीजन जिसके लिए ट्रिप्टोफैन होता है। तो ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन ये दोनों प्रीकर्सर की फॉर्म में काम करते हैं, एक ऑक्सीजन के लिए एक इथिलीन के लिए। तो ये आपके मेथियोनिन के लिए आ जाएगा। अब यहां पर हम बात करना शुरू करें इसके लिए कि सर इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट इथिलीन के जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। चलिए इफेक्ट की बात कर लेते हैं।
अब इफेक्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहला इफेक्ट तो क्या आएगा बेटा, तो हम कह रहे हैं सबसे पहला तो फ्रूट रिपेनिंग वाले कर लें। ये लीजिए फ्रूट की रिपेनिंग, फ्रूट रिपेनिंग यानी फ्रूट को मैच्योर करते हैं। और ये कहा जाता है कि जब फ्रूट की रिपेनिंग होती है ना, मैच्योरेशन जब होता है, ध्यान से सुनना ये वर्ड, जब फ्रूट मैच्योर हो रहा होता है उस टाइम पर फ्रूट में रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन या ड्यूरिंग द रिपेनिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस विल बी इंक्रीज्ड। और जब रेस्पिरेशन बढ़ जाता है उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, रेस्पिरेशन क्लाइमेटिक कहा जाता है उसको। तो ड्यूरिंग फ्रूट रिपेनिंग क्या होगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है बेटा। क्लियर है ये चीज, जब मैच्योरेशन हुआ तो रेस्पिरेशन बढ़ गया, क्योंकि मैच्योरेशन में एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी चाहिए तो रेस्पिरेशन बढ़ा। और जब रेस्पिरेशन बढ़ जाता है उस इवेंट को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है रेस्पिरेशन क्लाइमेटिक। ये लीजिए रेस्पिरेशन क्लाइमेटिक कहा जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि रेस्पिरेशन क्लाइमेटिक का मतलब क्या होता है, समझ जाओगे आप। ये रहता है जी इसका, ठीक है, पहली चीज। ठीक है। अब देखो आपको इसमें 2-3 कैरेक्टर बताता हूं। एक कैरेक्टर में इसका लिख रहा हूं, इधर ही लिख रहा हूं ना, ये भी इसके इफेक्ट ही है, इधर इनकी लाइन बना देते हैं अपन, इसके इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं अपन। तो ये पहला इफेक्ट हो गया फ्रूट रिपेनिंग वाला। अब दूसरा इफेक्ट देखना है इसका। दूसरा इफेक्ट क्या कह रहे हैं कि ये सीड जर्मिनेशन करेगा। अब देखो कंपैरिजन करवाऊंगा आपको, साथ में कंपैरिजन करता हुआ चलूंगा। थोड़ा सा ध्यान, अब आपको ध्यान देने वाली चीज आएगी जी, क्योंकि गलतियां यहां से करोगे। सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही मैंने सीड जर्मिनेशन बोला वैसे ही बहुत सारे बच्चों का यहां पर दिमाग चलना शुरू हो गया कि सीड जर्मिनेशन तो सर आपने जिब्रेलिन में बताया था। हां बिल्कुल बताया था। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए सीड जर्मिनेशन कौन करेगा, तो हम बताएंगे जिब्रेलिन। लेकिन अगर कहा जाए सीड जर्मिनेशन इन पीनट, ये स्पेसिफिक लिख दिया है एनसीईआरटी ने, सीड जर्मिनेशन इन पीनट अगर लिखा जाए तो आपको इथिलीन बताना है। और अगर कोई एग्जांपल नहीं लिखा, सिर्फ सीड जर्मिनेशन पूछा है, तो जनरली सीड जर्मिनेशन को कौन करता है, तो सीड जर्मिनेशन जी फॉर जर्मिनेशन, जी फॉर जिब्रेलिन, याद रह जाएगा। पीनट आते ही क्या बताना है आपको, ये बताना है, ठीक है, एक करेक्टर। दूसरा तो यह आ जाएगा आपके स्प्राउट, तो स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो जो होता, आलू जो होता ना, उसका स्प्राउट, यानी उसमें देखा होगा आपने जो आलू वगैरह होते हैं वो घर में कई बार जैसे पड़े रहते हैं, बहुत दिन पुराने हो जाते हैं तो स्प्राउटिंग होने लग जाती है ना, तो वो पोटैटो में स्प्राउटिंग होना भी इसका एक कैरेक्टर है, ठीक है। फिर देखिए, फिर आएगा इंटरनोड लेंथ इंक्रीज। अब आप कहोगे सर इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज कौन करता है, ये तो सर वही जिब्रेलिन करता था। हाँ बिल्कुल करता था। तो अगर आपसे पूछे इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज किसने की, सिर्फ इतना पूछा गया तो जिब्रेलिन बताएंगे। लेकिन इथिलीन में क्या आएगा, इंटरनोड लेंथ इंक्रीज इन वाटर डिप्ड इन वाटर राइस प्लांट। ये लीजिए, वाटर में जो राइस प्लांट है ना, तो पानी के अंदर जो है, पानी में राइस का प्लांट डूबा हुआ है, तो जब डूबा हुआ है तो उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो वो क्या करेगा, इथिलीन जो है उसके स्टेम की हाइट जो है ना वो बढ़ा देगी, और स्टेम की हाइट बढ़ते ही वो पानी से बाहर आ जाएगा और उसको अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाएगी। तो आपसे सिर्फ देखिए, ये मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं कि आप गलती नहीं करें। आपसे सिर्फ सीड जर्मिनेशन पूछा जाए तो हम बताएंगे जिब्रेलिन, लेकिन सीड जर्मिनेशन इन पीनट पूछा जाए तो बताएंगे इथिलीन, ठीक है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ये तो सीधा सीधा ही आ जाएगा इथिलीन का। फिर इंटरनोड लेंथ इंक्रीज, नॉर्मली इंटरनोड लेंथ इंक्रीज पूछे तो जिब्रेलिन होता है, लेकिन अगर वो वाटर राइस प्लांट की बात करेगा तो इथिलीन बताना है। ये 3 कैरेक्टर और याद हो गए आपको, कंपैरिजन भी करते रहना है साथ साथ में।
क्लियर हुआ? परफेक्ट है। आ जाओ, अब कंपैरिजन और करवाता हूं आपको। देखो, आपसे अगर ये पूछे रूटिंग हार्मोन कौन सा है, रूट बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्या आंसर दोगे? बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, क्या आंसर दोगे? अगर आपसे पूछा जाए कि रूट बनाने के लिए रूटिंग हार्मोन कौन सा होता है, तो हम कहते हैं हमेशा ऑक्सिन होता है। लेकिन यहां पर देखिए क्या करेगा ये इथिलीन क्या करता है, इंक्रीज रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है। रूट बना नहीं रहा है, रूट फॉर्मेशन तो कौन करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है ऑक्सिन। यहां रूट की ग्रोथ आई है, तो इंक्रीज रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट हेयर का फॉर्मेशन करेगा, रूट हेयर फॉर्मेशन। ये लीजिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है जी। तो आपसे पूछे रूटिंग हार्मोन अगर पूछता है तो हम बताएंगे ऑक्सिन, लेकिन पूछे रूट की ग्रोथ और रूट हेयर के फॉर्मेशन के लिए कौन है, तो वो हो जाएगा इथिलीन। और इन दोनों की वजह से क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी एब्जॉर्प्शन एरिया जो है वो क्या हो गया, बोलो, इंक्रीज। तो एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज हो जाता है, इससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया जी। अब इसके बाद में आता है कि ये फ्लावरिंग भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो फ्लावरिंग इंक्रीज किसमें, तो फ्लावरिंग को इंक्रीज करेगा किसमें जी, तो ये करता है बेटा जी, एक तो पाइनएप्पल में, ध्यान रखना, पाइनएप्पल आपके वहां पर भी आया था, ऑक्सिन में भी, यहां पर भी है, पाइनएप्पल में और मैंगो में। इसीलिए मैं अलग अलग करके बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सेपरेट, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। तो फ्लावरिंग इंक्रीज होगी पाइनएप्पल में और मैंगो में। अन्ना मांगे फ्लावर, ऐसे याद कर लो। अन्ना मतलब पाइनएप्पल, ठीक है। इन तीनों को याद कैसे करोगे, अन्ना यानी अन्नानास, अन्नानास क्या होता है, पाइनएप्पल। तो अन्ना मांगे, मांगे यानी मैंगो, अन्ना मांगे फ्लावर। तो इन दोनों में फ्लावर को इंक्रीज करने का काम इथिलीन का। बोलो जी, क्लियर हो रहा है क्या, कंपैरिजन कर पा रहे हो साथ साथ में? हाँ, ठीक है, बढ़ूं आगे। अब और भी करेक्टर हैं इसके, तो कितना नंबर आएगा अब, ये यहां पर 6 था, तो अब आएगा 7th नंबर। सबसे ज्यादा करेक्टर हैं इसके। तो ये क्या करता है बेटा, ये ब्रेक करता है, तो ब्रेक सीड डोरमेंसी, सीड की डोरमेंसी जो होती है, डोरमेंसी जानते हो किसको कहते हैं, जब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं होता है उस पीरियड को डोरमेंसी कहते हैं। जैसे हमारे घर में चने रखे हुए हैं, गेहूं रखा हुआ है, तो वो वहां पर किस पीरियड में है, वो डोरमेंसी वाले पीरियड में, क्योंकि वो जर्मिनेट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप उसको ले जाके खेत में डालोगे, वो क्या होगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा, उसको कहते हैं डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा एंड बड डोरमेंसी, तो बड डोरमेंसी और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है ये। ठीक है, और भी कुछ करेक्टर हैं, जैसे एपिकल हुक बनाता है, एपिकल हुक फॉर्मेशन किसमें, जब एम्ब्रियो से प्लांट बन रहा होता है ना पूरा नया, उस टाइम पर एपिकल हुक बनता है, ऐसा सा हुक बनता है, एक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, जब नया प्लांट, सीड जर्मिनेट होकर नया प्लांट बन रहा होता है, उस टाइम पर बनता है। तो ये आपके एपिकल हुक बनाएगा। और तो एक करेक्टर हम कहते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग यानी नया प्लांट, जो नया नया प्लांट बना है ना, उसके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, साइड वाली जो ग्रोथ होती है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं अपन, ये स्वेलिंग कर देता है जी किसमें, एक्सिस में। तो स्वेलिंग इन एक्सिस, एक्सिस जो होता है उसमें स्वेलिंग कर देता है, यानी फुला देता है उसको। ठीक है, तो ये आपके कुछ करेक्टर है। तो बेटा ये थोड़ा सा अपने को याद करना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर इसमें एक चीज और आती है कि कुकुम्बर जो होता है ना, कुकुम्बर यानी जो ककड़ी वगैरह होते हैं, खीरे वगैरह होते हैं, उनमें ये इथिलीन क्या करता है, फीमेल फ्लावरिंग को बढ़ाता है, फेमिनिज्म जिसको कहते हैं। तो फेमिनिज्म को बढ़ा देता है, फीमेल फ्लावरिंग को बढ़ा देता है ये किसमें, कुकुम्बर में।
तो बेटा ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसलिए अपने को थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे चीजें। और सबसे ज्यादा इसी के ही, बाकी तो थे ही नहीं इतने, देखो इथिलीन में ही है बस थोड़े, तो थोड़ा बहुत 2-4 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा याद। और वैसे कंपैरिजन मैंने करवा दिए तो उनको देखो आप, ठीक है। तो फीमेल फ्लावर फॉर्म्ड इन कुकुम्बर, उसको बढ़ा देता है, फीमेल फ्लावरिंग को बढ़ा देता है जी। जिससे क्या होगा, फीमेल फ्लावर ज्यादा बनेंगे, तो ज्यादा फीमेल फ्लावर बनेंगे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर आता है कि ये जो एब्सिशन होता है ना, उसको बेटा क्या कर देगा, ये एब्सिशन को एस्केलरेट कर देता है। एब्सिशन जानते हो क्या होता है? एब्सिशन मतलब टूटना, जैसे लीफ है उसका टूट जाना, एब्सिशन, ठीक है। सेनेसेंस का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म का डिग्रेड होना, बुढ़ापा आ जाना, वो सेनेसेंस होता है। और एब्सिशन होता है टूट जाना, लीफ का टूट गया मतलब वो एब्सिशन हो गया। तो ये क्या करेगा, एस्केलरेट करेगा उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके एस्केलरेशन ऑफ एब्सिशन, एस्केलरेशन ऑफ एब्सिशन, एब्सिशन को एक्सेलरेट करेगा, जिसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा थिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन वगैरह जो होती है, चेरी वगैरह जो होती है, उनमें थिनिंग हो जाती है, पतली हो जाती है वो, ठीक है। क्योंकि उनकी लेयर जो है ना वो टूटनी शुरू हो जाती है उससे, और लेयर टूटनी शुरू हो जाती है ऊपर ऊपर की, तो वो एब्सिशन होना शुरू हो गया, जिससे थिनिंग हो जाती है, पतली हो जाती है वो, ठीक है। तो ये इसका एक करेक्टर है। एक और लिख सकते हैं कि ये जो है ना इथिलीन, ये सबसे ज्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला पीजीआर अगर पूछ ले तो इथिलीन ही होता है बेटा। इथिलीन को ही कहा जाता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला पीजीआर, इथिलीन ही माना जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इसका, क्या कि ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है जी, ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट। अब सर ये ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इथिलीन अपने खुद के प्रोडक्शन को ही बढ़ा देता है, इथिलीन ही इथिलीन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, दूसरे की जरूरत नहीं है। पहले से जो इथिलीन है वो ही प्लांट में दूसरा इथिलीन बनाने के लिए जो है स्टिमुलेट कर देगा, यानी इथिलीन खुद अपने ही प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसको कहते हैं अपन यहां पर ये ऑटो कैटालाइटिक। अब इसमें एक इथाफोन केमिकल का नाम और भी आता है बेटा, इथाफोन, ठीक है। इथाफोन क्या होता है एक्चुअली में? इथाफोन ये क्या होता है, सुनो, इथाफोन क्या होता है कि ये केमिकल है, ठीक है, और ये क्या होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो उसको वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये फिर इथाफोन जो है ना, इसी से धीरे 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 इथिलीन रिलीज होती रहती है, और वो फ्रूट वगैरह को मैच्योर करती रहती है। तो जनरली हमारे मार्केट में जो मिलता है वो इथाफोन मिलता है, केमिकल है जिससे इथिलीन गैस रिलीज होती है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और ये आपके इथिलीन के कैरेक्टर कंप्लीट। तो एक बार आपको बस थोड़ा सा यहां पर इसको ये देखना है कि यहां कंपैरिजन करके सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है फ्रूट को मैच्योर करने वाला, फ्रूट रिपेनिंग वाला। तो पहले फ्रूट की रिपेनिंग करता है, जब फ्रूट, वापस रिवाइज कर रहा हूं, फ्रूट की रिपेनिंग होगी तो रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन क्लाइमेटिक कंडीशन। समझ में आ गया क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? कि जब फ्रूट मैच्योर होता है उस टाइम पर फ्रूट में रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, उस इवेंट को रेस्पिरेशन क्लाइमेटिक कहते हैं, और उस फ्रूट को कहते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। उस फ्रूट को क्या कहा जाता है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहा जाता है। दैट्स ओके। सीड जर्मिनेशन इन पीनट, अगर नॉर्मल सीड जर्मिनेशन हो तो जिब्रेलिन, अगर पीनट में पूछेगा तो इथिलीन। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, फिर इंटरनोड लेंथ, तो नॉर्मली इंटरनोड लेंथ पूछे सिर्फ तो हम क्या बताएंगे? जिब्रेलिन, लेकिन यहां पूछा है वाटर राइस प्लांट में तो इथिलीन। रूट की ग्रोथ और रूट हेयर का फॉर्मेशन इथिलीन करता है, और पूछे रूटिंग हार्मोन कौन सा है तो वो होगा ऑक्सीन। फ्लावरिंग को इंक्रीज करेगा अन्ना मांगे फ्लावर, यानी पाइनएप्पल में और मैंगो में। फीमेल फ्लावरिंग किस में बढ़ाता है?
तो वो बढ़ाता है भाई साहब यहां पर कोकुम्बर में, एपिकल हुक बना देता है, सीडलिंग में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है, स्वेलिंग कर देता है एक्सिस में, एब्सिशन को एस्केलरेट कर देता है, सीड डोरमेंसी बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ये सारे करेक्टर जो है वो इथिलीन के होते हैं, और इथिलीन में थोड़े करेक्टर ज्यादा भी हैं, बाकी में इतने करेक्टर नहीं है। तो यहां थोड़ा सा कंपैरिजन करना बहुत जरूरी था, तो मैंने कंपैरिजन करके आपको बता दिया। आई होप कि अब आप इसमें गलत नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें यहां पर आ गई है और आपको पता भी चल गया कहां से गलती करवा सकता है। तो ये रहा आपका इथिलीन हार्मोन कंप्लीट। ठीक है, एक बार पानी थोड़ा सा पी लिया जाए, फिर आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं अपन एब्सिसिक एसिड की। लास्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। फिर चलिए नेक्स्ट, अब आएगा आपका एब्सिसिक एसिड, ABA लिखते हैं जिसको। एब्सिसिक एसिड जो है इसकी डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। देखो इसकी जो डिस्कवरी हुई ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी। सर कैसे इंटरेस्टिंग, कैसे था ये, इसकी डिस्कवरी इंटरेस्टिंग हुई कैसे, तो समझो। इन मिड 1960s, देखना अब मिड 1960s तब की बात है जी, मतलब 60-65, ठीक है, 1960 या 1965 के लगभग की बात है ये। इस टाइम पर 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर, 3 इंडिपेंडेंट का मतलब जान रहे हो यहां क्यों लिख रहे हैं ये, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने 3 अलग अलग सब्सटेंस जो है वो आइसोलेट किए। 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, और तीनों अलग अलग साइंटिस्टों ने 3 अलग अलग केमिकल जो है वो आइसोलेट कर लिए, और उन तीनों ने उन तीनों केमिकल का नाम अलग अलग रख लिया। क्या, तो एक ने तो 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स जो थे उनमें से एक ने तो यहां पर उसका नाम क्या रखा, एब्सिशन बी, यानी एब्सिशन क्या, इनहिबिटर बी रख दिया। ये लो जी, एक ने तो उसका नाम इनहिबिटर बी जो है वो रख दिया। दूसरे ने उसका नाम रख दिया एब्सिशन सेकंड, ये लो जी, तो दूसरे ने उसका नाम एब्सिशन सेकंड रख लिया, और तीसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसका नाम रख दिया डॉर्मिन सेकंड। ये लो, मतलब टोटल जो हैं वो अपने पास में 3 साइंटिस्ट हैं, और तीनों साइंटिस्टों ने 3 अलग अलग नाम रख दिए क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, पहले साइंटिस्ट ने इनहिबिटर बी कह दिया उस केमिकल को, दूसरे ने कहा ये एब्सिशन सेकंड है, तीसरे ने कह दिया ये डॉर्मिन है। बहुत बढ़िया जी। लेकिन कुछ सालों के बाद में ये पता चला, कुछ ईयर्स के बाद में, कि यार ये जो केमिकल है इनहिबिटर बी और ये जो एब्सिशन सेकंड और डॉर्मिन, ये तीनों अलग अलग नाम है, लेकिन है ये तीनों सेम। जब तीनों की केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी की गई और केमिकल स्ट्रक्चर देखा गया, तब पता चला कि ये तो तीनों सेम है। तो फिर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या हुआ, तो हम लिखते हैं लेटर। थोड़े समय बाद में कहानी में क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया कि पहले 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, तीनों खुश हो रहे थे, हमने नए नए जो हार्मोन है वो बता दिए। कोई कह रहा है डॉर्मिन है, कोई कह रहा है एब्सिशन सेकंड है, कोई कह रहा है इनहिबिटर बी है। लेकिन बाद में पता चला कि यार इन तीनों की तो केमिकल स्ट्रक्चर ही सेम है। तो इसीलिए फिर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन तीनों को मिला के क्या कह दिया कि ये तीनों एब्सिसिक एसिड है। अब से इनका वो नाम यूज नहीं होता, अब इसका नाम क्या यूज होने लग गया, एब्सिसिक एसिड। ये थी इसकी डिस्कवरी की कहानी। ठीक है सर, ये तो इसकी डिस्कवरी है। तो सर इसका प्रीकर्सर क्या होता है? ठीक है, तो प्रीकर्सर क्या माना जाएगा भाई इसका? तो इसका प्रीकर्सर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वोलाजेंथिन। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके लिए जो प्रीकर्सर होता है वो पिगमेंट होता है। वोलाजेंथिन है ये, वोलाजेंथिन यानी पिगमेंट है भाई साहब।
तो यह पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसके लिए पिगमेंट प्रीकर्सर की फॉर्म में काम करता है, वो है एब्सिसिक एसिड। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई, बोलो जल्दी से हाँ। ठीक है क्या, यहां तक इफेक्ट बता दूं? चलो इधर ही लिख लेते हैं इफेक्ट भी। इफेक्ट लिखते हैं इसके, देखो इफेक्ट में क्या आएगा, सबसे पहला इफेक्ट क्या करता है बेटा, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्टोमेटा क्लोज, ये लीजिए, यानी जो स्टोमेटा होते हैं उसको बंद करने का काम करता है। अब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। और जब ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा तो मैं इसका दूसरा नाम क्या लिख दूं, एंटी ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं क्या इसको, तो एंटी ट्रांसपीरेंट, ये लीजिए एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन रुक जाता है इसकी वजह से, तो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन कहा जाता है। और इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि जब भी पानी में मतलब प्लांट के अंदर पानी की कमी आती है, जब भी प्लांट के पास पानी की कमी आती है, ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद कर देता है। तो स्ट्रेस वाली कंडीशन जब भी प्लांट में आएगी, जैसे पानी की कमी आ गई तो स्ट्रेस हो गया ना पानी का, तो ये क्या करेगा, स्टोमेटा को बंद कर देगा, जिससे प्लांट सर्वाइव कर जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है सर, और क्या करता है, तो सर ये सीड जर्मिनेशन को कम करता है भाई साहब, सीड जर्मिनेशन को क्या करेगा, ये ब्लॉक प्रिवेंट, ये लीजिए। और सीड जर्मिनेशन को बेटा रोक रहा है, तो सीड जर्मिनेशन को बढ़ाया किसने था, मैं सिर्फ सीड जर्मिनेशन पूछ रहा हूं, आंसर दो, सिर्फ सीड जर्मिनेशन पूछ रहा हूं आपसे। तो सीड जर्मिनेशन को कौन इंक्रीज करता है, जी फॉर जर्मिनेशन, जी फॉर जिब्रेलिन, याद आया। तो जिब्रेलिन तो बढ़ाता है, ये क्या करता है, कम करता है। इसका मतलब है जिब्रेलिन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, उल्टा कर रहा है ना, हाँ, इसीलिए क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक, ये कह दूं एंटागोनिस्टिक जिब्रेलिन, ये लो जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक हो गया ये, क्लियर है। फिर एब्सिशन को बढ़ाएगा, यस, नाम ही ऐसा है इसका, एब्सिशन को इंक्रीज कर देता है, ये तो करना ही करना है, क्यों, क्योंकि नाम ही इसका क्या, एब्सिसिक एसिड है, एब्सिशन को करने वाला। ठीक है, और सेनेसेंस को भी क्या करता है, इंक्रीज, तो ये एब्सिशन वगैरह को बढ़ा देता है, इनको बढ़ा देगा। डोरमेंसी को इंड्यूस कर देता है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये फोर्थ ये फिफ्थ, हाँ, तो डोरमेंसी इंड्यूस्ड, तो ये बेटा जी आपके इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो हुए पूरे समाप्त, और इसी के साथ आपके एब्सिसिक एसिड भी समाप्त हो गया। ठीक है, हाँ, अगर कोई ये पूछे कि सर आपने स्टोमेटा के क्लोज होने का तो बता दिया, स्टोमेटा को ओपन कौन करता है, तो ओपन करने के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख ले, ठीक है, स्टोमेटा को ओपन कौन करेगा, स्टोमेटा ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा किसको, साइटोकाइनिन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और बंद करने के लिए एब्सिसिक एसिड को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और इसी के साथ आपके प्लांट हार्मोन का जो पॉइंट था वो भी पूरा का पूरा हुआ समाप्त। पांचों के पांचों हार्मोन पूरे डिटेल के साथ, पूरी ट्रिक्स के साथ, और जितने एग्जाम्पल पढ़ने थे, जितने इफेक्ट पढ़ने थे, वो भी सारे के सारे मैंने कोशिश की कि आपको याद हो जाए ट्रिक्स के साथ। तो आई होप कि अब आप प्लांट हार्मोन वाला जो पोर्शन है इसको गलत नहीं करके आएंगे। इज इट क्लियर? बढ़ जाएं आगे नए टॉपिक की तरफ, बोलो फटाफट। नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए फिर। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब नया टॉपिक आता है बेटा फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म
ये टॉपिक आएगा जी। अब हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और थोड़ा अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। फोटो पीरियडिज्म क्या है? तो पहले तो इस वर्ड को स्प्लिट करो आप, देखो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। फोटो ऑलवेज रेफर्स फॉर द लाइट, बहुत ठीक बात है, लाइट होती है। और पीरियड, तो पीरियड्स का मतलब क्या होता है बेटा? पीरियड्स का मतलब होता है यहां पर टाइम, ठीक है, तो टाइम हो गया। तो मतलब लाइट और टाइम, और टाइम को ये हम ड्यूरेशन भी तो कह सकते हैं ना? यस सर, ड्यूरेशन भी कह सकते हैं। तो मतलब यहां पर मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड में ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बात की जा रही है, यानी कितने टाइम के लिए लाइट अवेलेबल होगी, कितने के लिए अवेलेबल नहीं होगी। ये बात तो समझ में आ गई सर, ठीक है। अब बात यहां पर यह आती है कि सर ये जो फोटो पीरियडिज्म है, इसका इफेक्ट किस पर आता है? तो बेटा हमारे जो प्लांट्स होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनने वाली चीजें, कॉन्शियस होकर के सुनने वाली चीजें, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको फ्लावरिंग करने के लिए, यानी फ्लावर बनाने के लिए, पुष्प बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए लाइट की जरूरत होती है। तो कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनको फ्लावर बनाने के लिए लाइट की जरूरत ज्यादा होती है, यानी उनको ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा चाहिए। अमाउंट से मतलब नहीं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट से मतलब है 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, ऐसे। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए? कुछ प्लांट है जिनको तो ज्यादा चाहिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट है वो कम चाहिए। कम लाइट मिलेगी तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, ज्यादा लाइट मिलेगी तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ प्लांट ऐसे बच जाते हैं, कुछ प्लांट ऐसे बच जाते हैं जिन पर ड्यूरेशन ऑफ लाइट का कोई इंपैक्ट नहीं आता। थोड़ी लाइट मिल जाएगी तो भी फ्लावर कर लेंगे, ज्यादा लाइट मिलेगी तो भी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो फोटो पीरियडिज्म का एक्चुअल मतलब क्या हुआ? तो फोटो पीरियडिज्म का मतलब हुआ ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो होती है ये अफेक्ट करती है फ्लावरिंग को, ठीक है। तो इसमें लिखें अपन कि फोटो पीरियडिज्म इज द stimulation of flowering, stimulation of flowering in plants due to duration of light। ड्यूरेशन ऑफ लाइट की वजह से फ्लावरिंग जो स्टिमुलेट होती है उसी को क्या कहते हैं अपन? फोटो पीरियडिज्म कहा जाता है। जैसे इसके बेसिस पर आप अलग अलग प्लांट पढ़ते हो, आपने सुना होगा सबने, जैसे लॉन्ग डे प्लांट होता है, एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है। तो बेटा वैसे तो है ना, इनको बहुत डिटेल में जब पढ़ाया जाता है ना, तो चाहे आप पूरा एक लेक्चर इस पे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपने नीट में जितना काम आ सकता है मैं यहां पर वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप कहोगे सर वहां तो ये थोड़ी चीजें ये भी बताया था और वो भी बताया था, तो बताने को बता देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। चाहे आप इसको है ना पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे का लेक्चर कर लो इस पे, फोटो पीरियडिज्म पे, इतना बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन हम यहां पर वो पढ़ेंगे जो हमारे नीट में काम आ सकता है सिर्फ, ठीक है। तो देखो यहां पर होगा क्या, मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट पे आता हूं कि आपने कहा कुछ प्लांट है जिनको लाइट ज्यादा चाहिए। अब ज्यादा का मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि जैसे हमारे पास ये देखो, यहां पर एक प्लांट है जिसको हम कह रहे हैं कि ये प्लांट है जी। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये हमारे पास एक डे टाइम है, ये पूरा 24 घंटे का दिन है जी, ठीक है। इस 24 घंटे के दिन में हमने क्या कहा? इस 24 घंटे के दिन में हमने कहा यहां पर कि ये जो यहां पर है, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को मैं कहता हूं क्रिटिकल पीरियड। ध्यान से सुनना बेटा, अब समझने वाली चीज है यहां पर, क्रिटिकल लाइट पीरियड है ये। अब सर क्रिटिकल लाइट पीरियड क्या होता है? क्रिटिकल लाइट पीरियड का मतलब होता है कि वो लाइट का अमाउंट या ड्यूरेशन ऑफ लाइट जिस टाइम पर, क्रिटिकल लाइट पीरियड का क्या मतलब है? वो ये मतलब होता है कि इस टाइम से या तो ज्यादा होने पर फ्लावरिंग होगी या इससे कम होने पर फ्लावरिंग होगी। यानी जिस टाइम से ज्यादा लाइट होने पर फ्लावरिंग हो जाए या जिस टाइम से कम होने पर फ्लावरिंग हो जाए उसको क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्रिटिकल पीरियड कितने घंटे का होता है? तो बेटा ये हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है। किसी प्लांट में 10 घंटे का क्रिटिकल पीरियड होता है, 10 घंटे के बाद में अगर लाइट
प्रोवाइड होती है, 10 घंटे से ज्यादा लाइट प्रोवाइड होती है तो फ्लावरिंग होती है। तो किसी में ये 5 घंटे का ही होता है, 5 घंटे लाइट प्रोवाइड होते ही फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्रिटिकल पीरियड का मतलब है जिससे या तो ज्यादा होने पर फ्लावरिंग होगी या उससे कम होने पर। तो मैंने कहा कि ये क्रिटिकल लाइट पीरियड है, इससे यहां पर क्या हुआ, ये अबाउ का मतलब इससे ज्यादा लाइट प्रेजेंट है, और ये हो गया इससे बिलो। ठीक है, अब आप सुनना, मैंने आपको बताया ये प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट, ध्यान से सुनना, लॉन्ग डे प्लांट है बेटा। और लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, ऐसा प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट का डेफिनेशन क्या है, ऐसा प्लांट जिसको क्रिटिकल लाइट पीरियड से, ऐसा प्लांट जिसको क्रिटिकल लाइट पीरियड से अबाउ लाइट होने पर, ज्यादा लाइट होने पर फ्लावरिंग करेगा। ऐसा प्लांट जो क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा लाइट होने पर फ्लावरिंग करता है उसको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। क्योंकि नाम से पता चला लॉन्ग डे, लॉन्ग यानी ज्यादा लाइट चाहिए, तो इसका मतलब है यहां पर फ्लावरिंग क्या होगी जी, यस, तो फ्लावर बनेगा यहां पर अबाउ में तो, लेकिन बिलो वाले में क्या क्रिटिकल से कम पर बनेगा क्या फ्लावर, नहीं बनेगा। यह बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। लॉन्ग डे प्लांट क्या, तो सिंपल भाषा में बोले कि सर जिसको फ्लावरिंग के लिए लाइट ज्यादा चाहिए, बात ठीक है, ज्यादा लाइट चाहिए, उसको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन में बोला जाए तो क्या बोलेंगे कि ऐसा प्लांट जिसको क्रिटिकल लाइट पीरियड से अबाउ लाइट होने पर फ्लावरिंग होती है, और उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और लॉन्ग डे प्लांट है तो इसी को मैं शॉर्ट नाइट प्लांट भी तो कह सकता हूं। लॉन्ग डे है तो नाइट शॉर्ट हो गई ना, तो शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहा जा सकता है इसको। क्लियर हो गई बात सबको एकदम से। अब सर लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कौन कौन से सर प्लांट ऐसे, तो वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ही मजेदार सी ट्रिक है इसकी, देखो क्या कि दो मुर्गियां थी, मुर्गियां तो जानते हो ना सब, कभी बहुत सारे लोग हैं वो कहते थे सर हिंदी में लिख दिया आपने मुर्गी, हम जानते नहीं, मुर्गी यानी हैन, ठीक है, मुर्गे का फीमेल वर्जन। ठीक, तो यहां पर मुर्गियां जो होती है, दो मुर्गियां थी, और उन दोनों मुर्गियों में चीनी जो होती है, चीनी यानी शुगर जो होती है, उसके लिए बहुत लंबे टाइम से लड़ाई चल रही थी, बहुत लंबे टाइम से। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, यहां पर लिखेंगे कि चीनी के लिए मुर्गी में लंबी लड़ाई चली, हो जाएगा याद ऐसे, लंबी लड़ाई चली मुर्गी में, किसके लिए चली, मुर्गियों में लड़ाई हुई, किसके लिए, चीनी के लिए, शुगर के लिए, चीनी खानी थी, तो दोनों मुर्गियां लड़ती रही और बहुत लंबे टाइम तक लड़ती रही। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल होगा क्या वो समझो। तो चीनी मतलब क्या हो जाएगा बेटा, तो चीनी का मतलब हो जाता है शुगर बीट, पहला एग्जाम्पल चीनी, चीनी मतलब होती है शुगर, तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, शुगर बीट पहला एग्जाम्पल। ठीक है, फिर मुर्गी के लिए साइलेंट है, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं, मुर्गी का मतलब हैन होता है ना, तो ये हैन बैन, ये लीजिए, ये प्लांट हो गया हैन बैन प्लांट जो होता है उसमें भी मिलेगा। लंबी का मतलब है लॉन्ग डे, हो जाएगा याद, यानी ये एग्जाम्पल किसके हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जाम्पल है। लंबे का मतलब है लंबाई यानी लॉन्ग, तो लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल है। और लड़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, लड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं वॉर, WAR, यही कहते हैं ना वॉर, लड़ाई हो गई, वॉर हो गया। तो वॉर मतलब क्या होगा, W का मतलब हो जाएगा वीट, W मतलब हो गया वीट, और R, तो R मतलब हो जाएगा रेडिस। बोलो जी, याद होगा कि नहीं होगा, सारे के सारे एग्जाम्पल, और कैसे लॉन्ग डे प्लांट होता है पहचान जाओगे। लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कब होगी, डायग्राम अगर आ जाए तो कैसे बताना है, क्रिटिकल पीरियड से अबाउ लाइट होने पर ही फ्लावरिंग होगी, बिलो पे नहीं होगी। हाँ या ना, बोलो जल्दी से, याद है, बढ़िया से याद हो जाएंगे सबके सब। चलें आगे, बोलो बेटा। है ना, अब आ जाओ दूसरे क्या आते हैं इसमें, तो दूसरा आता है शॉर्ट डे प्लांट। चलिए जी, अब बनाते हैं दूसरा शॉर्ट डे प्लांट। देखो ये फिर से वही डे हमारे पास प्रेजेंट है,
शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा, ये हमने कहा ये क्रिटिकल पीरियड है, ठीक है। अब कईयों को क्या दिक्कत आती है, कईयों को दिक्कत आती है सर ये लंबाई इधर ज्यादा, अरे लंबाई ये वाला पोर्शन जो है ना वो कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ रहा, आप तो ये देखो इस क्रिटिकल पीरियड से ऊपर है या नीचे, बस ये देखना है। तो ये क्या आ जाएगा यहां पर, इसको मैं लिख दूं क्रिटिकल लाइट पीरियड, समझ जाओगे, CLP, क्रिटिकल लाइट पीरियड है ये। अब शॉर्ट डे प्लांट अगर हमारे पास है तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा बताओ, तो शॉर्ट डे प्लांट को फ्लावरिंग अगर करनी है, शॉर्ट डे प्लांट को अगर फ्लावरिंग करनी है तो क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम लाइट होने पे तो करेगा बिलो, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल लाइट पीरियड से बिलो लाइट है यहां पर, ठीक है, ये तो बिलो होगी और ये हो जाएगी इससे अबव। तो अब मुझे बताओ आप कि शॉर्ट डे प्लांट है उसमें फ्लावरिंग कब होगी, जब क्रिटिकल पीरियड से लाइट क्या हो जाए, कम, बिलो लाइट होने पर तो फ्लावरिंग हो जाएगी और अबव लाइट होने पर फ्लावरिंग नहीं होती, तो फ्लावर नहीं बनेगा जी, ये लो। तो अबव लाइट पे फ्लावर नहीं है, बिलो लाइट पर फ्लावर। इसमें कंफ्यूज ऐसे मत हो जाना कि सर इसमें ऊपर वाला पोर्शन बड़ा था इसमें नीचे वाला पोर्शन बड़ा, ना, इसमें बस ये ध्यान रखना है क्रिटिकल पीरियड से अबव लाइट है तो वहां अगर फ्लावरिंग हो रही है तो वो लॉन्ग डे प्लांट है, और क्रिटिकल पीरियड से बिलो लाइट पे फ्लावरिंग हो रही है मतलब वो शॉर्ट डे प्लांट है, या इसी को मैं लॉन्ग नाइट भी तो कह सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, शॉर्ट डे है यानी लॉन्ग नाइट प्लांट, ये लीजिए, ये भी तो कहा जा सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं हम सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल हम ट्रिक लिखते हैं कि स्ट्रो से मस्त गन्ने का जूस पीकर, स्ट्रो से यहां लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं, स्ट्रो से मस्त गन्ने का जूस, आय हाय गर्मी का मौसम आ गया ना, गन्ने का जूस पीकर, जूस पीकर चावल से, पहले तो गन्ने का मस्त जूस पिया, ठीक है, आराम से मस्त होकर गन्ने का जूस पिया, फिर क्या किया, एक चावल लिया और चावल लेके कि गन्ने के जूस के पैसे देने साहब, अब गन्ने के जूस के पैसे देने, कौन देगा, तो टोस करना है। अब टोस किससे करेंगे, पैसे से नहीं करेंगे कोई भी टोस, क्यों, क्योंकि जिसने पैसा निकाला तो फिर पता चल जाएगा तेरे पास तो पैसे पड़े, तो कौन देगा, तो उन्होंने क्या किया, एक चावल लिया और चावल से टोस किया। अब आप कहोगे सर चावल से टोस कैसे कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा भाई साहब, याद करना है, यहां तो याद करना है तो करना पड़ेगा टोस, तो बाकी चावल से टोस कैसे करते हैं वो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां क्या हुआ बेटा, स्ट्रो से मस्त गन्ने का जूस पीकर चावल से टोस किया, टोस किया, ये लो जी, ये सारे एग्जाम्पल शॉर्ट डे प्लांट के सारे एग्जाम्पल आपके इसमें आ गए हैं, ठीक है। बताओ क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रो से क्या एग्जाम्पल आएगा बताओ, तो स्ट्रो से आ जाएगा स्ट्रॉबेरी, ये लो जी स्ट्रॉबेरी, मस्त, मस्त यानी मस्टर्ड यानी सरसों, मस्टर्ड हो गया, गन्ना यानी शुगर कैन हो गया, तो शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन हो गया, जूस पीकर चावल, तो चावल से यानी राइस हो गया, और टोस यानी एक तो हो जाएगा टोबैको यानी तंबाकू, और एस मतलब हो जाएगा एक सोयाबीन, ये लीजिए, ये सारे के सारे शॉर्ट डे प्लांट हैं, ट्रिक से याद हो जाएंगे बेटा, पूछे जा सकते हैं, कोई कहे सर नहीं दे रखे लेकिन टॉपिक दे रखा, पूछा जा सकता है कौन से शॉर्ट डे है और कौन सा लॉन्ग डे है, ठीक है। तो ये लॉन्ग डे प्लांट, ये शॉर्ट डे प्लांट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, इसको कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ये क्या होगा, डे न्यूट्रल, और डे न्यूट्रल का मतलब क्या है बेटा, जिस प्लांट के लिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट का कोई इंपैक्ट नहीं होता, लाइट कम है तो भी हो जाएगी फ्लावरिंग, लाइट ज्यादा है तो भी हो जाएगी फ्लावरिंग, कम ज्यादा लाइट दोनों में फ्लावरिंग हो जाती है उसमें, उसको कहते हैं अपन क्या, डे न्यूट्रल, यानी इसके लिए कोई क्रिटिकल पीरियड होता ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग जो है वो प्रेजेंट है, लाइट थोड़ी बहुत भी अगर आ जाएगी तो फ्लावरिंग हो जाती है। और डे न्यूट्रल प्लांट जो होते हैं इनके एग्जाम्पल किसको मानते हैं अपन, तो टोमेटो, पेपर और कुकुम्बर, इसको कहते हैं डे
न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट हो गए जी। और डे न्यूट्रल प्लांट का एग्जांपल टोमेटो, टमाटर ये होता है। और कुकुम्बर, कुकुम्बर में भी नहीं होता है ये, ठीक है। पेपर, ये लीजिए, इन सभी के अंदर डे न्यूट्रल प्लांट होता है, इनमें लाइट के ड्यूरेशन का कोई इंपैक्ट नहीं आता है। बताइए ये चीज क्लियर हुई क्या? अभी कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक, अभी मैंने आपको 3 टाइप बताए बस, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और हमने बात की कि डे न्यूट्रल प्लांट। तीनों के एग्जाम्पल, इनके डायग्राम को कैसे पहचानना है, ये चीज बस ये आपको मैंने अभी सिखाया। इतना समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं फिर। अब आप कहेंगे कि सर ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है इससे फ्लावर कैसे बन सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। आप इतनी देर से तो ये बता रहे हो कि सर फ्लावर बन जाएगा, इसमें फ्लावर बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा। ठीक है सर, बात मान ली फ्लावर बन जाता है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ लाइट से क्या इंपैक्ट पड़ा ऐसा कि फ्लावर बन गया? तो एक्चुअली में हुआ क्या, देखो होता क्या है, जैसे ये प्लांट है हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये प्लांट है, ठीक है। इसकी पूरी प्रोसेस बता रहा हूं डिटेल में, और जितने भी टॉपिक इसके बचे हुए वो सारे आ जाएंगे इसमें। ये प्लांट है, ये क्या करेगा बेटा, यहां से सन जो है इससे लाइट आएगी। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जो लाइट आ रही है उस लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, प्रिसिपिटेशन कौन करेगा जी उसका, प्रिसिपिटेशन क्या, परसेप्शन। तो यहां पर हम लिखें साइट ऑफ परसेप्शन, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, लाइट का परसेप्शन, या सिंपल भाषा में कहो तो कह दो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है सर, वो है लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम है लीफ का। हाँ जी ये बात तो ठीक है, यानी लीफ जो है वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये लाइट जो है वो मान लेते हैं यहां पर एक लीफ है, इस लीफ में क्या हो गया, ये लाइट एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। अब इस लाइट जो लीफ जो है इसमें जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा, देखना ये प्लांट, इस प्लांट में ये लीफ थी, देखना पूरी प्रोसेस यहां डायग्राम बना के बता रहा हूं। ये लीफ है, इस लीफ में ये लाइट आई। अब बेटा जब ये लाइट इस लीफ में आती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से, इस लाइट की वजह से इस लीफ के अंदर एक हार्मोन बन जाता है। जब ये लीफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, जब ये लीफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो इस लीफ के अंदर एक हार्मोन बन जाएगा जिसका नाम होता है फ्लोरिजन। क्या नाम है इसका, फ्लोरिजन हार्मोन। कहां बना ये फ्लोरिजन हार्मोन, ये लीफ में बन गया जी, ये लो जी, बहुत बढ़िया। अब ये हार्मोन यहां से जाएगा, ये हार्मोन यहां से जा रहा है कहां पर, तो ये जाएगा कहां पर, अब देखना, तो ये जा रहा है प्लांट के, यहां पर हम कहें तो ये प्लांट का एपिकल पोर्शन है, ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, एपिकल पार्ट है जी। तो इसको मैं कह दूं एपिकल सूट पार्ट, यही है ना। तो ये कहां चला गया, तो ये फ्लोरिजन हार्मोन जो होगा ये चला जाएगा बेटा एपिकल सूट पार्ट के पास में। और आपको पता है एपिकल सूट जो होता है यहां पर मेरिस्टेम होता है। तो जैसे ही ये फ्लोरिजन एपिकल सूट के पास जाएगा, जैसे ये फ्लोरिजन एपिकल सूट के पास जाएगा, ये एपिकल सूट मेरिस्टेम जो है ये बेटा इस फ्लोरिजन की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसमें कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू, तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम था वो कन्वर्टेड हो गया किसमें, वो हो गया फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें बोलो, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। वापस बता रहा हूं कहानी सुनो, लाइट आई, लाइट का परसेप्शन जो है वो यानी एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, वो करेगा लीफ। लीफ में उस लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से फ्लोरिजन हार्मोन बनेगा, वो हार्मोन यहां से जाएगा कहां पर, एपिकल सूट पार्ट में, एपिकल मेरिस्टेमेटिक के पास गया, और वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम में। और फ्लोरल मेरिस्टेम जो है इससे पहले बनेगी बड, और बड जो है यही बड फॉर्मेशन जो है इसके बाद में बड से क्या बन जाता है, फ्लावर। ये लीजिए, तो फ्लावर का फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। इस टाइप से यहां पर फ्लावर बनता है जी लाइट के ड्यूरेशन की वजह से, ये मैकेनिज्म होती है इसमें, ठीक। तो ये सर जो फ्लोरिजन हार्मोन है ये सर हमने पढ़ा तो नहीं,
हमने तो 5 ही हार्मोन पढ़े, ये क्यों नहीं पढ़ा? वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये फ्लोरिजन हार्मोन बेटा अभी तक आइसोलेटेड नहीं हुआ है, आइसोलेट नहीं हुआ है ये अभी तक है। हम सिर्फ ये मानते हैं कि ऐसा कोई हार्मोन बनता होगा, आइसोलेट नहीं कर पाए अभी तक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको यहां पर हाइपोथेटिकल हार्मोन कहा जाता है, हाइपोथेटिकल हार्मोन। और हाइपोथेटिकल हार्मोन कहने के पीछे कारण क्या है? क्या कारण है हाइपोथेटिकल हार्मोन कहने के पीछे? क्योंकि ये आइसोलेट नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए। आई होप कि आपको चीज क्लियर होगी। अब एक चीज और आपसे पूछूं, एक चीज और पूछ रहा हूं कि शॉर्ट डे प्लांट एसडीपी जो है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इसके लिए क्वेश्चन पूछता है। एसडीपी यानी शॉर्ट डे प्लांट है, तो शॉर्ट डे प्लांट है, इसमें हम कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए लाइट का ड्यूरेशन कम चाहिए। हाँ सर, लाइट ड्यूरेशन तो कम चाहिए, लाइट ड्यूरेशन कम चाहिए तो अंधेरा ज्यादा चाहिए। हाँ सर, तो अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जनता जवाब चाहती है आप लोगों से, क्या वो ये चाहती है जवाब कि शॉर्ट डे प्लांट है यानी लाइट कम चाहिए, या कह दूं मैं अंधेरा ज्यादा चाहिए? तो मुझे आप ये बताइए, शॉर्ट डे प्लांट के लिए लाइट का कम होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अंधेरे का ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है? यानी लाइट कम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या अंधेरा ज्यादा होना इंपॉर्टेंट होता है? किस चीज का इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसमें? अब कई लोग सोच रहे होंगे लाइट का कम होना या अंधेरे का ज्यादा होना। सर बात तो एक ही है, मजे ले रहे हो आप, तो बात तो एक ही हुई दोनों। या लाइट कम हो जाएगी तो अंधेरा ज्यादा हो जाएगा, अंधेरा ज्यादा हो जाएगा तो लाइट कम हो जाएगी। तो सर बात तो एक ही हो गई, तो फिर बताएंगे कैसे? गुरुजी तो मजे ले रहे हैं। अरे मजे नहीं ले रहा हूं, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर पहले आपको मैं ये करके पहले लिख करके बता रहा हूं, फिर आपको उसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा। देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो शॉर्ट डे प्लांट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो डार्कनेस, और डार्कनेस भी कैसी? अनडिस्टर्ब्ड कह दो, अनइंटरप्टेड कह दो, ठीक है? तो डार्कनेस अनडिस्टर्ब्ड या अनइंटरप्टेड इज मोर इंपॉर्टेंट। सर कैसे? देखो कैसे होगा वो समझिए आप। जैसे आपको यहां पर मैं एक ये बॉक्स बना रहा हूं, आप खुद आंसर देना। ये बॉक्स हमने बनाया जी, ठीक है। इस बॉक्स में मैंने कहा बेटा कि इस बॉक्स में आप देखोगे तो आपको यहां से ये देखना आप। अब आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर, अब आप समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे थे सर। ये जो आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, इसका मतलब ये तो है लाइट। व्हाइट वाला पोर्शन है ना, ये तो मैंने लाइट मान लिया, ठीक है। तो ये मान लेता हूं मैं 5 आवर्स है, 5 घंटे लाइट प्रेजेंट है, ठीक है जी। और ये मैंने मान लिया डार्कनेस है, ये डार्क है, कितने का है? 10 घंटे का मान लेते हैं ये। तो बताओ फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी? बताओ जल्दी बताओ, फ्लावरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो और किसमें? शॉर्ट डे प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ शॉर्ट डे प्लांट। तो आपने देखा शॉर्ट डे प्लांट है तो उसको तो लाइट तो कम ही चाहिए और अंधेरा ज्यादा चाहिए। तो यहां देखा लाइट कम है, 5 घंटे की है, अंधेरा ज्यादा 10 घंटे का है, तो मतलब फ्लावरिंग तो होनी चाहिए सर। हाँ जी होनी चाहिए, ये लो फ्लावरिंग होगी। अब कंडीशन आ जाओ सेकंड। अब सेकंड नंबर कंडीशन जब आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा जी, क्या होगा वो अब आपको डिसाइड करना है। ये फिर से वही सेम सिचुएशन, इसमें भी क्या होगा? तो इसमें आपने कहा इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ये आपने कह दिया यहां से यहां तक, ये हो गया 5 घंटे का लाइट पीरियड, ठीक है सर। ये 5 घंटे का लाइट पीरियड आ गया इसमें, ठीक है। अब क्या होगा? तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बेटा जी मैंने क्या किया यहां पर, ये बीच में 1 घंटे का लाइट पीरियड और दे दिया, बीच में 1 घंटे का लाइट पीरियड और दे दिया। तो अब देखो ये हो गया आपका लाइट पीरियड, ठीक है, कितना? 5 आवर्स, ठीक है जी। फिर ये भी यहां पर लाइट है, ये भी लाइट है, ये है 1 आवर की, ठीक है। और बाकी क्या है? तो बाकी बेटा ये है डार्क, और डार्कनेस टोटल कितनी हो गई? तो 9 घंटे की हो जाएगी ना टोटल, 9 आवर्स का यहां पर ये प्रेजेंट है। तो
अब आप मुझे बताइए कि अब फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी इस वाली सिचुएशन में। अब यहां पर फ्लावर बनेगा या नहीं बनेगा? तो आप देखोगे शॉर्ट डे प्लांट है तो लाइट चाहिए कम, लाइट कम चाहिए और अंधेरा चाहिए ज्यादा, बात तो ठीक है। अब लाइट कम चाहिए अंधेरा ज्यादा चाहिए, तो यहां देखोगे तो लाइट कितनी है, 5 घंटे की तो ये है और 1 घंटे की ये है, यानी टोटल तो 6 घंटे की लाइट अवेलेबल है। और अंधेरा आप कहोगे 9 घंटे का है, टोटल 9 आवर्स का है। तो सर इसमें तो फ्लावरिंग होनी चाहिए, लेकिन यहां फ्लावरिंग फिर भी नहीं होगी, फिर भी फ्लावरिंग नहीं होगी यहां पर, चाहे अंधेरा ज्यादा है लेकिन फिर भी लाइट यहां पर मतलब फ्लावरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डार्कनेस था उसको डिस्टर्ब कर दिया आपने बीच में लाइट दे करके। देख रहे हो? तो मैंने क्या लिखा, शॉर्ट डे प्लांट जो होता है उसको ज्यादा अंधेरा चाहिए होता है, लेकिन वो डार्कनेस कैसा होना चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए। उस डार्कनेस में बीच में लाइट नहीं आनी चाहिए कि आपने 10 घंटे का अंधेरा किया, उसमें बीच में जाके आपने 1 घंटे लाइट प्रोवाइड कर दी, तो खराब हो जाएगा मामला पूरा का पूरा। तो अंधेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, और अंधेरे में भी क्या, अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए, वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए। आया मजा? कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, ऐसे डायग्राम बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई साहब यहां पर ये वाले क्वेश्चंस का। और बाकी डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने बता ही दिया आपको, क्या एग्जांपल है क्या नहीं है, कौन सा हार्मोन बनता है, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होती है, वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं जी। आई होप कि आपको अब इसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जितना अपने से पूछा जा सकता है ना नीट में, मैंने उतना बताया, ठीक है। बाकी उससे ज्यादा नहीं बताया मैंने, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है ना, ये कैसे इंपैक्ट डालेगा, इसके लिए अलग अलग भी थ्योरीज आती हैं, फिर अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग थ्योरीज हैं, तो वो थ्योरीज वगैरह सब पढ़ने की जरूरत अपने को नहीं है। इतना पढ़ लीजिए बस, बहुत है ये। तो ये फोटोपीरियडिज्म का टॉपिक भी आपका कंप्लीट। देखो एक बार फटाफट, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, तब तक मैं 1 मिनट रेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं हुई है बेटा अभी भी। हे भगवान। हाँ, करो रिवाइज तब तक इसको। और कोई टॉपिक तो नहीं है आई थिंक इसमें, आपके यही टॉपिक है, वर्नलाइजेशन ही है, इसके बाद तो और कोई है नहीं अब टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक वही है आपके इस मतलब इस चैप्टर का। देख लेता हूँ मैं। हाँ, वर्नलाइजेशन ही है। वर्नलाइजेशन का टॉपिक ही है आपका लास्ट, इसके पहले कोई टॉपिक और नहीं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, चलें आगे स्टार्ट करें। चलो देखो, लास्ट टॉपिक है वर्नलाइजेशन के नाम से, है ना, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। वर्नलाइजेशन, सुनिए, जैसे हमने अभी जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म में क्या होता है, तो फोटोपीरियडिज्म में आता था कि भाई ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, उसकी वजह से फ्लावरिंग अफेक्ट होती है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट की वजह से फ्लावरिंग या तो होगी या नहीं होगी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज वहां पर प्रेजेंट थी, ठीक है सर। अब कई प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावरिंग जो होती है वो डिपेंड, लाइट पर डिपेंड नहीं करके किस पे डिपेंड करती है, लो टेम्परेचर पर। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावरिंग सिर्फ और सिर्फ विंटर में होती है। देखा भी होगा जब सर्दियां शुरू होती है
तो आप देखना अपने आसपास में जो नर्सरी वगैरह जहां पर ये आपके प्लांट्स वगैरह मिलते हैं, वहां देखना आपको फ्लावर्स के प्लांट बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको वैरायटी मिलेगी फ्लावर्स की। और घर में भी जितने अपने प्लांट्स लगे होते हैं उनमें ज्यादातर में फ्लावरिंग जो होती है वो विंटर में होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको फ्लावरिंग करने के लिए किसकी जरूरत होती है? लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो बेटा जो लो टेम्परेचर की वजह से फ्लावरिंग होती है उस इफेक्ट को कहते हैं वर्नेलाइजेशन। यानी वर्नेलाइजेशन क्या है कि फ्लावरिंग स्टिमुलेटेड बाय लो टेम्परेचर। ठीक है, ये जो होता है इसको वर्नेलाइजेशन का इवेंट कहा जाता है। तो हम यहां पर लिख दें कि फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली, हमारी एनसीईआरटी जो कहती है वो लिख देते हैं, फ्लावरिंग इज आइदर quantitatively and qualitatively depends या dependent on, flowering is either quantitatively and qualitatively dependent on low temperature। अब इसका मतलब समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग जो होगी वो लो टेम्परेचर के ऊपर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंड करती है। सर कैसे? क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या है? क्वांटिटी मतलब कैसे कि सर जो टेम्परेचर आ रहा है उसकी कितनी क्वांटिटी, यानी लो टेम्परेचर की क्वांटिटी कितनी होगी, और क्वालिटी यानी उसकी क्वालिटी क्या होगी। अब क्वालिटी का मतलब यानी कितना टेम्परेचर आएगा। जैसे लो टेम्परेचर में आपने कहा कि सर लो टेम्परेचर आएगा तो कितने टाइम के लिए आएगा, तो हमने कह दिया जैसे 7 से 10 डिग्री का होता है। लो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि आप माइनस में कर दो, क्योंकि माइनस में कर दोगे तो फिर तो एंजाइम से काम करना बंद कर देंगे, प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली में, तो क्वालिटेटिवली में क्या आएगा? क्वालिटी, यानी टेम्परेचर की क्वालिटी क्या होगी। तो यहां हम कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। वो तो मतलब कितना टेम्परेचर होगा इस पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा है क्वांटिटेटिवली का मतलब है कितने टाइम के लिए होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ये प्लांट है, देखना ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्लांट है, आप चाहते हो इसमें फ्लावरिंग हो, तो आपने क्या किया, इस प्लांट को लो टेम्परेचर दे दिया और आपने 7 से 10 डिग्री का जो लो टेम्परेचर है वो इसको 1 डे के लिए दे दिया। तो क्या इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी? क्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो लो टेम्परेचर है ना बेटा, ये थोड़े से लंबे ड्यूरेशन के लिए चाहिए आपको। लंबे ड्यूरेशन मतलब 10-15 दिन का या 10 दिन का आपको टाइम चाहिए, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए ये। तो इसके लिए एक लाइन भी लिखी जाती है कि आप बिल्कुल लो टेम्परेचर कर दो कि सर -5 डिग्री दे देते हैं, फ्लावरिंग हो जाएगी। नहीं, वो बेस्ट नहीं है। बेस्ट तरीका क्या होता है? बेस्ट तरीका होता है कि लो टेम्परेचर को लॉन्ग टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाए। तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा कि भाई कितने टाइम के लिए आपने लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया और कितने डिग्री का प्रोवाइड किया, तो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। इसलिए क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों फॉर्म में वो डिपेंड करता ही करता है। आई थिंक ये पहली लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन कि ये कैसे करेगा जी, इसकी भी वही सेम प्रोसेस। इसमें भी क्या होता है, तो हम लिखें कि ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन ऑफ लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर का जो इंपैक्ट है ना वो सबसे पहले कहां आएगा। तो सबसे पहले जो आता है बेटा वो आता है शूट एपिकल पार्ट पर। कहां आएगा? शूट एपिकल पार्ट। बाकी तो पूरे प्लांट में वैसे तो कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा शूट एपिकल पार्ट जो है वहां पर आता है। और वहां पर भी क्या होता है, तो वहां पर भी एक हार्मोन बनता है बेटा जी, एक हार्मोन वहां पर भी बनेगा। कौन सा हार्मोन बनता है, तो यहां पर उसको कहते हैं वर्नेलिन। वर्नेलिन, ठीक है।
वर्नेलिन हार्मोन बनता है। और ये वर्नेलिन हार्मोन है ना बेटा, ये भी हाइपोथेटिकली है, हाइपोथेटिकल हार्मोन। ये लीजिए, क्या मतलब हुआ भाई इसका मतलब वही हुआ सेम जैसे वहां पर हम बात कर रहे थे फोटोपीरियडिज्म में कि वहां एक हार्मोन बनता है फ्लोरिजन, वो हार्मोन फिर सूट एपिकल मेरिस्टेम में जाता होगा, वहां जाकर के वो मॉडिफाइड करेगा, फ्लोरल मेरिस्टेम बनाएगा और फ्लावर बन जाएंगे। यहां पर भी वही सेम कहानी है कि यहां सूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर डायरेक्ट वर्नेलिन हार्मोन बन जाता है। सूट एपिकल मेरिस्टेम में ही बन गया लो टेम्परेचर की वजह से। और वर्नेलिन हार्मोन है वो हाइपोथेटिकल है, यानी आइसोलेट तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है। और उसी वर्नेलिन की वजह से सूट एपिकल पार्ट है वो मेरिस्टेम जो है किस में बदल जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में, वही सेम प्रोसेस। और फ्लोरल मेरिस्टेम जो है वो फ्लावर यानी बड में बदल जाएगा। तो ये इसमें हार्मोन की कहानी होती है, ठीक है। अब इसके बाद में जो आता है, इसके बाद में कहानी आती है अपने इंडिया के कुछ एनुअल प्लांट वगैरह है उनकी दे रखिए जी, ठीक है। एनुअल प्लांट जो है उनकी दे रखिए। तो एनुअल प्लांट होता क्या है, देखो सुनना ध्यान से, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बेटा, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है ये, ठीक है। एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट में एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं अपने को, जैसे वीट का एग्जांपल दे, गेहूं जो होता है। तो बेटा हमारे पास इंडिया में या नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो ये जो वीट होता है इसकी दो वैरायटी होती है हमारे पास। कौन कौन सी, एक तो होती है विंटर वैरायटी, इसकी कौन कौन सी वैरायटी है, एक तो विंटर वैरायटी प्रेजेंट होती है जी, ठीक है। और एक वैरायटी होती है इसकी, वो होती है स्प्रिंग वैरायटी, ठीक है। यानी वीट की दो वैरायटी जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। अब इसको समझेंगे कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इजीएस्ट फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास सीजन है जी समर, गर्मियों का मौसम। गर्मियों का जो मौसम है इससे जब हम जाएंगे विंटर यानी सर्दियों में, तो गर्मियों से जब सर्दियों में जाते हैं तो बीच में एक सीजन और आता है। देखो डायरेक्शन देखना, गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहा हूं मैं, डायरेक्शन ये है। तो बीच में क्या आएगा, बीच में आ जाता है आपका ऑटम। ऑटम आता है कि नहीं आता, ऑटम के बाद में आ जाती है सर्दियां। फिर सर्दियां जैसे ही खत्म होंगी, सर्दियों के खत्म होते क्या आ जाता है, स्प्रिंग सीजन आ जाता है। स्प्रिंग सीजन आ गया और स्प्रिंग सीजन के खत्म होते वापस समर सीजन आ जाता है। ये एक साइकिल चलता है हमारे यहां पर सीजन्स का, ठीक है सर। समर है, समर से ऑटम आएगा, ऑटम से विंटर आएगा, विंटर से स्प्रिंग आएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि हमने वीट की जो वैरायटी है, सुनना ध्यान से, अब हमने वीट की जो वैरायटी है वो कौन सी यूज की, जो है विंटर वैरायटी यूज की। वीट की कौन सी वैरायटी ले रहा हूं मैं, वीट की यहां पर विंटर वैरायटी लूंगा जी। और वीट की जो विंटर वैरायटी होती है उसकी सोइंग कहां पर की जाएगी, वो ऑटम के अंदर। ऑटम सीजन जब होता है उस टाइम पर उसकी क्या की जाती है बेटा, वहां पर उस टाइम पर इसकी सोइंग की जाती है, ठीक है। तो यहां लिख दें विंटर वैरायटी, ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, सो विंटर वैरायटी ऑफ वीट। बहुत बढ़िया जी, वीट की विंटर वैरायटी को कब लगाया हमने, तो हमने लगाया ऑटम के अंदर। ध्यान से सुनना, सर्दियां शुरू होने से पहले ही लगा दिया, यानी दिवाली के आसपास का एरिया। बहुत सिंपल, सब लोग जानते हो दिवाली के आसपास गेहूं लगाते हैं ना, नहीं, हाँ या ना, जिनके भी खेत है वो सब जानते हैं गेहूं कब लगाते हैं अपन, दिवाली के आसपास का जो मौसम होता है उसमें लगाते हैं। ऑटम सीजन के अंदर हमने क्या कर दिया, सोइंग कर दी जी, खेत के अंदर उस बीज को बो दिया हमने, ठीक है, हल चला दिए, बो दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब हम ये आगे बढ़ रहे हैं इधर की तरफ, विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर इसका जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन होगा तो इससे ये लीजिए प्लांट बनना शुरू हो गया क्या, हाँ सर। फिर यहां पर देखोगे तो थोड़ा प्लांट और बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल। और विंटर तक आते आते ये जो प्लांट है वो देखो इस टाइप से यहां पर बन गया, विंटर सीजन हो गया चालू। यहां तक आते आते ये थोड़ा बड़ा प्लांट हो जाता है, यानी इतना हो जाता है, इतना हो जाएगा। अब क्या होगा, विंटर सीजन आ गया। अब विंटर सीजन आएगा तो आपको पता है जैसे जनवरी के आसपास का महीना आ गया, आप समझना ध्यान से, आपने दिवाली के लगभग ये गेहूं लगाया था, वो दिवाली के बाद में गेहूं का जर्मिनेट हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और जनवरी के लगभग का महीना आ गया। अब जनवरी के आसपास आपको पता है 10 से 15 दिन जो है वो बहुत जबरदस्त सर्दी पड़ती है, 10 से 15 दिन बहुत जबरदस्त सर्दी पड़ती है।
तो ये टाइम कौन सा आ गया? विंटर वाला, जब सर्दी बहुत भयंकर रहती है। तो बेटा इस टाइम पर क्या होगा? तो हम कह रहे हैं विंटर के सीजन में यहां पर ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां पर ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस टाइम पर कोल्ड ट्रीटमेंट मिलेगा, तो हमने यहां पर क्या कहा? ग्रोथ यहां पर हो गई कम। अब विंटर में ग्रोथ कम होगी, साथ में इसको क्या मिल रहा है? कोल्ड ट्रीटमेंट। अब इसका मतलब समझना होगा क्या? जितने भी हमारे पास प्लांट थे गेहूं के, मान लो 1000 प्लांट हमारे पास लगे हुए, तो 1000 प्लांट है ना, उनकी ग्रोथ तो रुक गई है एक बार, ठीक है, और उनको वो 10 दिन का या 15 दिन का जो सर्दी का मौसम है उसका ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोल्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है। उससे क्या फायदा होगा? उस कोल्ड ट्रीटमेंट से फायदा यह होगा कि उसके अंदर वो 1000 गेहूं के जो प्लांट हैं सभी का रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो एक साथ आने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि 1000 में से 10 प्लांट तो पहले मैच्योर हो जाएंगे, 200 प्लांट है वो बाद में मैच्योर होंगे, 500 प्लांट है वो सबसे लास्ट में मैच्योर होंगे। ऐसा नहीं होगा। यहां ग्रोथ को रोक लिया गया, और ग्रोथ को रोक करके अब किस पे काम किया जा रहा है? इस कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से किस पर काम किया जाएगा कि कोई भी वीट का प्लांट पहले या बाद में मैच्योर नहीं होगा, सभी के अंदर फ्लावरिंग एक साथ होगी। सभी के अंदर फ्लावरिंग क्या होगी? एक साथ होगी। यह बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ। ठीक है, तो ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट मिला इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से यहां लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। वापस बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से सब लोग, एक बार वापस सुन लेना सब लोग। क्या हुआ? वापस बता रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वापस सुनो। यह सीजन का साइकिल चल रहा था, इसमें हमने ऑटम सीजन के अंदर क्या किया? विंटर वेराइटी जो थी, इस विंटर वेराइटी को लगा दिया। ठीक है सर, विंटर वेराइटी लग गई। विंटर वेराइटी जो है वो क्या करेगी? धीरे धीरे जर्मिनेट करेगी, प्लांट बनेगा। विंटर सीजन आ गया, विंटर सीजन आते आते गेहूं जो है वो इतनी बड़ी हाइट का हो गया, देख रही है हाइट बढ़ गई। ठीक है, अब जनवरी के आसपास का जो महीना होता है उसमें आपको पता है 10 से 15 दिन बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है। तो जो वो 10 से 15 दिन का जो सर्दी वाला फेज होता है, भयंकर सर्दी वाला, उस टाइम पर ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है। रुकने का मतलब कम हो जाती है, तो ग्रोथ तो कम हो जाएगी और कोल्ड ट्रीटमेंट इस प्लांट को मिलना शुरू हो जाएगा। सभी प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट मिलेगा, बढ़िया सर्दी पड़ रही है। ठीक है सर, अब कोल्ड ट्रीटमेंट से होगा क्या? उस कोल्ड ट्रीटमेंट से यह फायदा होगा कि जितने भी गेहूं के प्लांट है उसमें, जितने भी गेहूं के प्लांट हैं सभी का रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट एक साथ होगा, यानी फ्लावर एक साथ बनेंगे। इसीलिए क्या लिखा? कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से इट प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट मतलब है कोई भी पहले या बाद में डेवलप नहीं होगा, सब एक साथ डेवलप होंगे। लाइन का मतलब समझ में आया? ठीक है जी। सर्दी का मौसम चला गया, जैसे ही वो 10-15 दिन की सर्दी जाएगी, 10-15 दिन की सर्दी जाते ही क्या होगा? स्प्रिंग सीजन आना शुरू होता है, और स्प्रिंग सीजन में क्या होती है बेटा? ग्रोथ वापस से रिज्यूम, वापस से ग्रोथ होगी और ये प्लांट हो जाएगा बड़ा। ये लो जी, बड़ा प्लांट हो गया। और प्लांट जब बड़ा हुआ तो इसमें फ्लावरिंग भी हो गई, साथ में सभी के अंदर एक साथ फ्लावरिंग होगी, क्योंकि कोल्ड ट्रीटमेंट मिल चुका है ना, तो ग्रोथ भी रिज्यूम हो गई, फ्लावरिंग भी हो गई एक साथ। और जैसे फ्लावरिंग होगी तो अब यहां से स्प्रिंग से जैसे आगे बढ़ेंगे यहां पर, तो यहां आके इसकी क्या कर ली जाएगी? हार्वेस्टिंग। समर के आसपास, समर से इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। यह कहानी दे रखी है हमारी एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी ये कहता है कि ये जो विंटर वेराइटी है, ध्यान से सुनना, ये जो विंटर वेराइटी है, इस विंटर वेराइटी को ऑटम सीजन में लगाया जाता है और समर सीजन के आसपास हार्वेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर इस ऑटम सीजन की बजाय मैं इसको स्प्रिंग सीजन में लगा दूं तो क्या इसमें फ्लावर बनेंगे क्या? अगर इसी वेराइटी को ऑटम की बजाय मैं यहां लगा दूं, इस जगह ले जाके लगाऊं इसको, तो क्या इसमें फ्लावर बनने चाहिए क्या? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं विंटर के बाद में स्प्रिंग में अगर लगाऊंगा
तो उसको टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा, लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि ये ग्रो नहीं करेगी। इसीलिए क्या लिखती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी लिखती है कि विंटर वैरायटी जो है इसकी सोइंग जो होती है, इसकी सोइंग जो होती है वो ऑटम सीजन में की जाती है। विंटर वैरायटी को कभी भी स्प्रिंग सीजन में नहीं लगाया जाता, कभी स्प्रिंग सीजन में नहीं लगाया जाएगा जिसको। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई। एक आपको इसमें बाइनियल प्लांट के भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, और बाइनियल प्लांट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेटा ये ध्यान रखना। एक तो दे रखा है कैरेट, ठीक है, कैरेट का एग्जाम्पल है। एक दे रखा है कैबेज, ठीक है, और एक आपके शुगर बीट। तो ये बाइनियल प्लांट के एग्जाम्पल है। कैरेट है, आपके ये कैबेज है, या फिर ये हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके, शुगर बीट लिखा नहीं क्या? अच्छा वैसे ही बता दिया। तो ये शुगर बीट, ये लो, ठीक है, ये सब बाइनियल प्लांट है। बाइनियल मतलब जो 2 सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। और इसके लिए एक लाइन लिखी जाती है कि बाइनियल प्लांट जो हैं, बाइनियल प्लांट जो हैं, इनके लिए कोल्ड ट्रीटमेंट के साथ साथ फोटोपीरियडिज्म भी इंपॉर्टेंट है। यानी जब आप कोल्ड ट्रीटमेंट दोगे ना बाइनियल प्लांट को, कोल्ड ट्रीटमेंट दोगे, कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद में फोटोपीरियडिज्म भी देना पड़ेगा, तब जाके ये रिप्रोडक्शन करेंगे, तब जाके फ्लावरिंग होगी। तो ये ध्यान रखना है कि अकेले कोल्ड ट्रीटमेंट से काम नहीं चलने वाला बाइनियल में, वहां आपको फोटोपीरियडिज्म भी देना पड़ता है। दोनों चीजें जब दोगे तब जाके इनमें फ्लावरिंग होती है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि कोल्ड ट्रीटमेंट के साथ साथ और चीजें उसको स्टिमुलेट करती है, वो होता है फोटोपीरियडिज्म। बाइनियल के लिए तो फोटोपीरियडिज्म और कोल्ड ट्रीटमेंट दोनों इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तब जाके बाइनियल प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होती है। तो ये कहानी रही आपके वर्नलाइजेशन की जो एनसीईआरटी बेस्ड है। इतना ही ध्यान रख लीजिए आप। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जिनको मैं यहां स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा। क्या क्या? तो पहली लाइन जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है ये वाली, फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन अ लो टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन बनने की है। और दूसरा, इट प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। इसका मतलब मैंने समझा दिया है क्या होता है। ये दोनों लाइनें स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। या फिर विंटर वैरायटी को कब लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता। तो विंटर वैरायटी को विंटर से पहले यानी ऑटम में लगाया जाता है, स्प्रिंग सीजन में कभी नहीं लगाया जाएगा इसको। तो ये आपके वर्नलाइजेशन और इसी के साथ आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है ये हुआ बच्चों पूरा समाप्त। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें और इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर मुझे बताएं, उसका सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको सारे के सारे हार्मोन्स वगैरह अच्छे से याद हो गए हैं, सारे हार्मोन अगर आपको अच्छे से याद हो गए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में आपका प्यार और सपोर्ट जो है वो शेयर करें। बताएं कि आपको कैसा लगा ये सब कुछ पढ़ के। तो मिलते हैं अपन कल यानी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के साथ। तब तक आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने देश और पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत बच्चों, नमस्कार।